बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीज़ सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो आज हमने अपने नावल का लास्ट पार्ट रीड करना है जो सुबह स्टार्ट किया था। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। आज मैं थोड़ा लेट होगी क्योंकि बिजी थी, घर में गेस्ट आए हुए थे। अभी भी हैं, मैं बस निकल के आ गई हूँ, तो जल्दी से रीड कर लेते हैं एपिसोड। कमेंट सेशन एंड पे देखेंगे। आप जर्निका बीबी से पूछ लें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये थोड़ी देर पहले मेरे पास ही थी। मैंने पढ़ा रहा था कि बाहर से कंदील बीबी ने बुला लिया और इनको भेज कर खुद अंदर आ गई। जर्निका बीबी बताइए ना आप, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। प्लीज़ बताइए मलक साहब को, मैं बेकसूर हूँ, मेरा दामन मेरा किरदार साफ़ है, मेरी नीयत में कोई खोट नहीं, मेरा ज़मीर ज़िंदा है। आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। जर्निका बीबी खुदा के लिए एक बार बोलिए तो सही। कासिम अली अपने जिस्म पर पड़ने वाली मार के लिए नहीं बल्कि किरदार पर लगने वाले दाग के लिए तड़प रहा था। वो ऐसा नहीं था लेकिन इसे ऐसा बनाया जा रहा था, दूसरों की नज़रों में गिराया जा रहा था। मलिक नवाज़ अहमद इस पर भरोसा करके इसे इस हवेली में लाए थे, तो अब इसकी हरकत के बाद वो क्या सोचेंगे? कासिम अली यही सोचकर पागल हो रहा था। जर्निका बीबी आप चुप क्यों हैं? बोलिए ना, बताइए सबको कि ये सब झूठ है। कासिम अली इसके सामने आ खड़ा हुआ था लेकिन जर्निका ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि खामोशी से नज़र झुका कर चेहरा भी झुका लिया और इसकी झुकी नज़र और खामोशी ने कासिम अली को साख्त कर दिया। वो चुपचाप सर झुकाए खड़ी जर्निका को बेयकीन नज़रों से देख रहा था। न जाने क्यों इतने सारे लोगों में कासिम अली को लगा था कि वो इसका साथ देगी, वो सच बोलेगी, वो चुप नहीं रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। वो गुंग सा रह गया। और जर्निका की चुप और झुकी गर्दन देखकर मलिक नवाज़ अहमद को भी यकीन करना पड़ा कि कासिम अली गलत है और गंदील वाकई सही कह रही है। यहाँ सारे एक ही ज़मीर के लोग थे, कासिम अली अकेला भला क्या करता? सुन लिया जर्निका बीबी का जवाब। मलिक इम्तियाज़ अहमद अपनी बंदूक उतारते हुए बंदूक का बट इसके कंधों पर दे मारा। कासिम अली मुँह के बल फर्श पर गिरा। जर्निका बेसाख्ता कुछ चीखने लगी कि कोकब इसे खींचती हुई वहाँ से बाहर ले गई। जर्निका में चेतना की कमी है कि नहीं है? लानती औरत, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए इसने ऐसा किया कि भौंकी नहीं। ये दंदल पै गई सी जर्निका बीबी नूं ते हुण तो चीखन लगी थी। पहले तेन जो इज्जत ना पूछा गया सी उहदा तो लानती है, उदों क्यों खामोश रही? फिर बारिश का जोर था और मलिक इम्तियाज़ का कहर जो कासिम अली ने अपने वजूद पर सहा था। वो तो शायद इसे जान से मार देते, लेकिन इसी वक्त इलाके के एमपीए के आने की इत्तला मिली। वो इसे छोड़कर बाहर चले गए। कासिम अली के मुंह और नाक से बहने वाला खून हवेली के ड्राइंग रूम, राहदारी और रविश को भी रंगीन करता गया। लाजमीन इसे हवेली से मारते हुए मौलवी साहब के घर तक लाए और इसे लाकर मौलवी साहब के कदमों में फेंक दिया। मौलवी साहब अलग ही सब तात पर घबराए हुए खड़े थे। अब गांव में रहना मुमकिन नहीं था। वक्ती तौर पर इसकी जान बच गई थी, लेकिन मलिक इम्तियाज़ से जिंदा न छोड़ते। मौलवी साहब ने रात की तारीकी में चुपके से गाँव छोड़ दिया। हुन मौलवी साहब पहले अपनी मुरब्बत नभाल हुए ना, दूर फिटे हाल मौलवी साहब थे भी। कासिम अली की नींद बेहोशगी की हालत में बस के अड्डे तक इसके दोस्त ने टांगे पर छोड़ा था। एसपी कासिम अली के ऑफिस में गहरी और दबेस खामोशी का राज था। पास्ट ख़त्म हो गया जे। आज 10 साल बाद भी इसके सामने खामोश सर झुकाए बैठी थी। चंड मार रख के दे आ गई वड्डी। वो ज़िंदगी भर अपने आप को कासिम अली का सामना करने के काबिल नहीं समझती थी, लेकिन कुदरत ने यह सामना करवा ही दिया और करवाया भी इस वक्त था जब जर्निका नवाज़ बेबसी की हालत में थी। जो दूसरों के साथ बुरा करते चित्रते फिर वो भी ज़िंदगी के खानदा ही है। बिल्कुल ऐसी बेबसी जैसी आज से 10 साल पहले कासिम अली पे थी। वो वक्त, वो मंजर आज भी कासिम अली को याद आ जाती तो नई सिरे से जख्मी और लहूलुहान हो जाता। इसकी कनपटी की रगें तन जाती थी और अपने दिलो दिमाग में उठती क़यामत को बमुश्किल दबा पाता। इस वक्त भी इसके अंदर एक क़यामत का इश्तियाल उठ रहा था, लेकिन वो भी आखिर कासिम अली था, बहुत कुछ सहकर भी सब्र और बर्दाश्त करने वाला, क्योंकि मौलवी मामदीन ने बचपन से लेकर अब तक इसे सब्र करने तो सिखाया था। यू मे गो नाउ, इसका लहजा ना चाहते हुए भी सख्त हो चुका था। जी सर, वो कह के पलट कर चला गया और कासिम अली की तवज्जो दोबारा जर्निका की सिमत मरकूज़ होगी। जी खातून, कहिए क्या वाक़या पेश आया आपके साथ? वो अपने प्रोफेशनल रूप में ढल चुका था। जर्निका ने चौंक कर इसके चेहरे की सिमत देखा। वो बहुत बेतासर से अंदाज में इसी को देख रहा था। देखिए खातून, आपकी खामोशी मेरा टाइम वेस्ट करिए। आपके मसले के अलावा भी 1000 मसाइल हैं इस पुलिस स्टेशन में, हमें सबको टाइम देना होता है। आप प्लीज़ ज़रा जल्दी बता दें कि आपको क्या परेशानी है। वो लोग कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे? वो इस वक्त सिर्फ कासिम अली नहीं बल्कि एसपी कासिम अली था। ऑन ड्यूटी था, इसलिए इसे इस वक्त ड्यूटी निभानी थी। वो लोग मुझे जान से मारना चाहते थे, इसलिए मेरा पीछा कर रहे थे। बिलाखिर जर्निका को अपनी शर्मिंदगी के बावजूद ज़ुबान खोलनी पड़ी। लेकिन वो लोग हैं कौन? वो पूरी तवज्जो से सुन रहा था। इनमें से एक मेरे तायाजी का बेटा और 2 इसके आदमी है। इसने तायाजी के बेटे का कहते हुए सर झुका लिया। ठीक, लेकिन वो आपको मारना क्यों चाहते हैं? कासिम अली पूरी तफ्तीश कर रहा था। वो जायदाद में मेरे हिस्से पे भी काबिज होना चाहते। मेरे दादा जान ने आज से कई साल पहले जायदाद का बंटवारा कर दिया था। आधी जागीर और जायदाद तायाजी के नाम कर दी और आधी मेरे बाबा के नाम कर दी, लेकिन तायाजी को ये बंटवारा पसंद नहीं आया। वो दादा जान और मेरे बाबा से अक्सर मतनफ़र ही रहते थे।
हालांकि पापा ने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, वो बस अपनी साथ में गुम रहने वाले आदमी थे। अम्मी की डेथ के बाद इन्होंने हर चीज़ से अपनी दिलचस्पी ख़त्म कर ली। वो अगर किसी के बारे में सोचते थे तो वो सिर्फ मैं थी, लेकिन तो ही बहुत बड़ी चवल सी। इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन ताया जी ने आज तक हर एक का बुरा ही चाहा। 5 साल पहले दादा जान की डेथ हुई तो बाबा और भी अकेले हो गए। ताया जी को भी छूट मिल गई, वो इन्हें अंदर ही अंदर स्लो पॉइजन देते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने बाबा की जान ले ली। जरनिगा के हलक में आंसुओं का गोला अटक गया। वो बात करते करते लम्हा भर के लिए खामोश होगी और ज़ब्त करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो इस वक्त कासिम अली के सामने बैठकर आंसू भी नहीं बहाना चाहती थी। वो सामने बैठा इसके मजीद बोलने का इंतजार करने लगा। 6 माह पहले बाबा जान की डेथ होगी और मुझे 6 माह हो चुके अपने बाबा के कातिलों के साथ रहते हुए। मेरे बाबा मुझे बहुत समझाते थे कि दुनिया बहुत जालिम है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, लेकिन मैं समझती नहीं थी। ताया जी के 2 बेटे थे, दोनों ही पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर गए हुए थे। ताया जी किसी एक बेटे के लिए बाबा से मेरा हाथ मांगना चाहते थे, लेकिन बाबा ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपने दोनों भतीजों की बदमजाजी और रंगीन मजाजी को जानते थे। इन दोनों ने अमेरिका में शादियाँ कर रखी थी और अभी न जानो कितनी शादियों का इरादा था। इसलिए बाबा ने ताया जी के बेटे का प्रपोजल ठुकरा दिया। मेरी शादी किसी अच्छी जगह करना चाहते थे, किसी शरीफ और इज्जतदार घराने में, लेकिन इसी दौरान इनकी डेथ हो गई। इनको डेथ के 2 माह बाद ही ताया जी ने मुझे शादी के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। इन्होंने अपने बड़े बेटे को भी मुझसे शादी के लिए तैयार कर लिया था और वापस पाकिस्तान बुला लिया, ताकि वो मेरी शादी किसी और से ना हो और जायदाद का आधा हिस्सा किसी और के हक में न चला जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि जिस रिश्ते के लिए मेरे बाबा राज़ी नहीं हुए थे, इसके लिए मैं भला कैसे राज़ी हो सकती थी। अपने बाबा की तरह मैंने भी साफ इनकार कर दिया, जिस पर मुश्किल तो हुए, लेकिन मेरे सामने अपना गुस्सा दबा गए। इन्होंने मुझे लाड प्यार बल्कि हर मुमकिन तरीके से आमादा करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरा इनकार ही रहा, जिस पर इन्होंने मेरे लिए भी अंदर ही अंदर प्लान बनाना शुरू कर दिया। वो मुझे गाँव में भी जान से मार सकते थे, लेकिन इस तरह इल्ज़ाम सारा इन्हीं पर आ जाता, इसलिए उन्होंने मेरी मौत के लिए मेरे शहर आने का इंतज़ार किया। आज मेरी एक दोस्त की शादी थी। ताया जी का बहुत इसरार था कि मुझे इसकी शादी में ज़रूर शिरकत करनी चाहिए, इसलिए मुझे आना ही पड़ा। शादी का फंक्शन थोड़ा लेट था, मैं भी तैयार नहीं हुई थी। इन्होंने सोचा मैं अपनी दूसरी फ्रेंड से फ़ोन करके पूछ लूँ कि वो घर से कब निकलनी है, और यही पूछने के लिए मैं फ़ोन के पास आई, रिसीवर उठाकर कान से लगा लिया। लेकिन वो सब कुछ जो मैं पहले कभी नहीं जानती थी, वो सब एक पल में जान गई। क्या जान गई? लेकिन पापा जान, बशीर का क्या होगा? मलिक इम्तियाज़ अहमद के बेटे मलिक तोकीर अहमद की आवाज़ कदरे परेशान थी। बशीर का भी वही होगा जो ज़रनिगा का होगा। मलिक इम्तियाज़ अहमद की आवाज़ नहायत इंतहाई शफ़ाफ़ और बेरहम महसूस हो रही थी। क्या? लेकिन बाबा जान, बशीर अपना आदमी है। आप कोई और तरीका सोच लें जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ज़रनिगा का निगाह का एक्सीडेंट किसी और तरीके से भी तो करवाया जा सकता है ना। मलिक तोकीर अहमद की वाज़ेह बात पर ज़रनिगा एक पल के लिए कांप उठी थी। इसके हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। किसी और तरीके से होगा तो ड्रामा लगेगा। इस तरह दोनों मौके पर हलाक होंगे तो किसी को हम पर शक में भी नहीं होगा। लोग यही कहेंगे कि ड्राइवर भी साथ ही हलाक हो गया। मलिक इम्तियाज़ अहमद ने हर बात का जवाब पहले से सोच रखा था, लेकिन मलिक तोकीर अहमद हर पहलू का जायज़ा ले रहा था। और अगर वो इस एक्सीडेंट के बावजूद बच गई तो मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखा रहा था। अगर वो इस एक्सीडेंट के बावजूद बच गई तो इसे वहीं गला दबाकर या जहर देकर मार देना। इसके बाप को कतरा कतरा जहर दिया, लेकिन इसे कतरा कतरा जहर देने का टाइम नहीं है। बहुत हो गया इंतज़ार। इसे जहर देना तो एक साथ ही देना पड़ेगा, बस बात ख़त्म। वो जहर उगल रहे थे और ज़रनिगा साख्त रह गई। इसे नहीं पता चला कि कब इन दोनों की बातें ख़त्म हुई और कब इन्होंने फ़ोन बंद किया। वो जहाँ खड़ी थी वहीं पर चाय भी न खड़ी रही। इसका पूरा जिस्म ठंडा हो गया था। इसे ऐसे होलनाक और भयानक इंकशाफ पर सब कुछ भूल चुका था। वो इंतज़ार में थे कि कब वो तैयार होकर बाहर निकले और कब इसकी मौत की खबर सुनने को मिले। मलिक इम्तियाज़ अहमद गांव में थे और वहीं बैठे सारी हदायत दे रहे थे। शहर वाले घर में इस वक्त फ़ाखरा बेगम, कोकब, ज़रनिगा और तोकीर अहमद मौजूद थे। वो दोनों माँ बेटी अपनी शॉपिंग के लिए शहर आई थी और ज़रनिगा शादी में शिरकत के लिए आई थी। मलिक तोकीर अहमद इन लोगों के साथ आया था कि वो तीनों अकेली ना हो, मगर ज़रनिगा तो अब पता चला था कि इन लोगों का असल मकसद क्या है। निगाह, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? इतना टाइम हो रहा है, जाना कब है तुम्हें? मलिक तोकीर अहमद ने दरवाजे पर दस्तक देकर कहा। मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैंने टैबलेट लिए, थोड़ी देर तक तैयार होकर आती हूँ। न जाने ज़रनिगा के जहन में क्या समय कि इसने फौरी बहाना बना दिया। तुम इतना लेट हो रही तो वापस कब आओगी? मलिक तोकीर अहमद के साथ साथ बाकी सबको भी इसके जाने की जल्दी थी। जल्दी आ जाओगे, मुझे कौन सा ज़्यादा देर बैठना वहाँ। ज़रनिगा मुश्किल अंदर से ही इसे जवाब दे रही थी। अच्छा, फिर 10 मिनट तक आ जाओ तैयार होकर। मलिक तोकीर अहमद कहा कर वहाँ से हट गया। ज़रनिगा ने गहरी सांस खींची। इसके पास अब सिर्फ 10 मिनट थे। जो भी बचाव करना था वो इस 10 मिनट में ही करना था, और बहुत सोचने के बाद भी इसे भेड़ियों के इस शिकंजे से बचने का कोई हल नज़र नहीं आया। वो बहुत हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दबे पाँव अपने बेडरूम से बाहर आए और यूं ही दबे पाँव सीढ़ियाँ उतरती हुई ड्राइंग रूम के पिछले की तरफ खुलने वाली दरवाजे से निकलकर पिछले लॉन में आ गई। पिछले लॉन में एक छोटी मेज़ और 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी। इसने बहुत तेज़ी से मेज़ खींचकर दीवार के साथ रखी और इसके ऊपर एक और कुर्सी रखकर वो दीवार पर चढ़ने में भी कामयाब होगी। लेकिन इसे दीवार पर चढ़ते हुए लैंप पोस्ट की रोशनी में फ़ाखरा बेगम ने देख लिया। इनके कमरे की खिड़की पिछले लॉन में खुलती थी। वो खिड़की के करीब खड़ी कोकब से सरगोशे में बातें करती थी जब अचानक नज़र दीवार पर जा पड़ी। इन्होंने यकदम शोर मचा दिया क्योंकि मंजिल से अंधेरे के बावजूद पहचान चुकी थी कि वो ज़रनिगा ही है। लेकिन मलिक तोकीर अहमद के होशियार होने तक वो दीवार की दूसरी सिमत कूद चुकी थी।
मलक तौकीर अहमद अपने 2 आदमियों के साथ गोली की तरह घर से निकला। इतने में वहाँ से भाग चुकी थी मलक तौकीर अहमद भी अपने साथियों के हमरा इसके पीछा कर रहा था। वो अंधाधुंध भागती हुई पहले दाएं सिमत भागती गई, फिर बाएं सिमत मुड़ गई। वो लोग भी इसके पीछे ही आ रहे थे। वो इस टाउन के एक हिस्से से भागती हुई दूसरे हिस्से में आ चुकी थी। इसे नहीं पता था कि कोने वाले बंगले के इर्द-गिर्द पुलिस नाका लगा हुआ है। वो बेध्यानी में भागती हुई इस बंगले के पीछे की तरफ ही मुड़ी थी कि एकदम सामने आ जाने वाला एसपी कासिम अली से टकरा गई, और एसपी कासिम अली ने इसके पीछे आने वालों को भी फौरी गिरफ्तार करवा लिया। अच्छा जी। एसपी कासिम अली के ऑफिस में एक बार फिर खामोशी छा गई। जरनिका से सब कुछ बताकर एक बार फिर खामोश चुप हो चुकी थी। मैं इस बात पर कैसे यकीन कर लूँ कि आप जो कुछ कह रही हैं वो सब सच है? कासिम अली की बात पर जरनिका के मुंह पर एक तमाचा पड़ा। वो अपने होंठ कुचल कर रह गई। तो सही चपेट मारी। तू वड्डी सच्चाई दी देवी है ना, तू किसी की सच्चाई की गवाही ना देवे तो तेरे कोई कहे तेरे अल्फाज से भी यकीन करके बही। एसपी साहब, आपका हक बनता है कि आप मेरी बात को सच बात को भी झूठ करार दे दें। मुझे इस पर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। जरनिका ने सर झुका लिया। देखिए खातून, आप इधर उधर की बातें न छेड़ें। आप अपने मौजूदा मसले पर ध्यान दें कि आप मलिक तौकीर अहमद और मलिक इम्तियाज़ अहमद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना चाहती हैं या नहीं। कासिम अली ने इसे सख्ती से मना करते हुए महज काम की बात पूछी। नहीं, इसने नफ़ी में सर हिलाते हुए इनकार कर दिया। क्यों? इसने बेसाख्ता पूछा। क्योंकि मैं इस वक्त बिल्कुल खाली हाथ हूँ। मेरे पास ना तो सच छुपाने के लिए छत है और ना ही पेट भरने के लिए रोटी या पैसा। मेरे बाबा के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। मैं किसी के पास भी रह भी नहीं सकती क्योंकि कोई रिश्तेदार कोई अपना नहीं है। जो है वो सब ताया जी के जानने वाले हैं। ऐसे में मैं कोई केस कैसे लड़ सकती हूँ भला? जरनिका ने काफ़ी समझदारी का सबूत दिया। और बगैर किसी केस के मैं मलिक तौकीर को हवालात में बंद नहीं रख सकता। और दूसरी तरफ आप ये भी सोच लें कि अगर मलिक तौकीर अहमद हवालात से निकल आए तो आपकी ज़िंदगी दोबारा खतरे में पड़ सकती है। क्योंकि आपके पास छिपने के लिए कोई छत नहीं है और ना ही पेट भरने के लिए रोटी या पैसा है। कासिम अली ने इसे आइंदा के मतवक्का हालात से आगाह किया। जरनिका चंद आने के लिए खामोश रह गई। वो ठीक ही तो कह रहा था। मलिक तौकीर अहमद दोबारा से इसे मारने की कोशिश कर सकता हो, भला कहाँ छुप सकती थी? कैसे अपनी जान बचा सकती थी? इसे हर तरफ से खतरा लाक था। आप मुझे सोचने के लिए 24 घंटे का टाइम दे सकते हैं? वो तब जब का शिकार थी। जी हाँ, दे सकता हूँ, लेकिन सिर्फ 24 घंटे का, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं इन लोगों को हवालात में नहीं रख सकता। आप अच्छी तरह सोच लें, फिर मुझे बता दीजिएगा। ऐसा जो इरफान आज़म आपका केस दर्ज कर लेंगे। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको केस दर्ज करवाना है या नहीं। वो बात समेटते हुए बोला, कुर्सी धकेल के खड़ा होकर। लेकिन वजू की तू बैठी रही। कासिम अली अब घर जाने के लिए तैयार था क्योंकि दादा साहब की कॉल दोबारा बज रही थी। खातून, अब आप जा सकती हैं। ठीक 24 घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी। वो दरवाजे की तरफ आ गया। एसपी साहब, आप शायद भूल रहे हैं कि मेरे जाने के लिए कोई जगह नहीं, कोई ठिकाना नहीं है मेरा। जरनिका की धीमी सी आवाज़ पर कासिम अली के कदम ठिठक गए। वो वाकई भूल गया था। तो फिर कहाँ जाना है आपको? ये पता होता तो आपसे क्यों कहती? इसके लहजे में बेबसी का रंग था। ये आपका मसला है कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं। कासिम अली का लहजा स्पार्ट था। आप मुझे ड्रॉप तो कर सकते हैं ना? जरनिका को सारे फैसले खुद ही करने थे। वो भला इसके साथ क्यों कर देता? आइए मेरे साथ। वो इसकी से कहता वह सर हिलाकर पलटा और कमरे से बाहर निकल आया। इसके पीछे जरनिका भी कदम बढ़ा चुकी थी। इसे देखकर पूरे अमले ने सल्यूट किया। वो जरनिका के आगे आगे मजबूत कदम उठाता पुलिस स्टेशन की पार्किंग में आ गया। इसका ड्राइवर गाड़ी निकाल चुका था, लेकिन कासिम अली ने ड्राइवर को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और इसने फ़ौरन ड्राइविंग सीट खाली कर दी। कासिम अली ने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, साथ ही जरनिका के लिए फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे वो गाड़ी में सवार हुई, इसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। लगती है कोई ख़ास हस्ती है, वरना एसपी साहब तो कभी किसी औरत के करीब ही नहीं गुजरे। पीछे पुलिस एहलकारों का आपस में तबसरा हो रहा था। बस लोगों ने तो गॉसिप दबाना चाहिए था। जी बताइए, अब कहाँ जाना चाहती हैं आप? गाड़ी मेन रोड पर डालते हुए इसने खामोश बैठी जरनिका को मुखातिब किया। दारुल अमान, वो बेहद आहिस्ती से बोली। कासिम अली एक बार फिर ठिठक सा गया, लेकिन कहा कुछ भी नहीं। गहरी सांस खींचते हुए इस बात में सर हिला दिया। ओके। इसका अपना लहजा भी धीमा था। सुबह के 5:30 बज रहे थे। सड़कों पे ज़िंदगी बेदार हो रही थी। मचगा सा अंधेरा लम्हा बलम्हा उजालों में तब्दील हो रहा था। कुछ देर पहले बीत जाने वाली रात में क्या कुछ हुआ था, ये तो वही जानते थे जिस पर रात बीती थी। ऐसी एक रात कासिम अली और इसके दादा साहब और दादी साहिबा पर भी बीती थी, जब वो घर से बेघर हुए थे, जब इनके पास सच छुपाने के लिए छत नहीं थी, जब अपने बूढ़े दादा दादी के साथ इस शहर की सड़कों पर मारा मारा फिर रहा था, और जब वो इनको इस बुढ़ापे में अपने साथ जलीलो ख्वार होते देखता था तो अंदर ही अंदर होता था। जबकि जरनिका नमाज को तो इसने फिर थोड़ा बहुत सहारा दे ही दिया था। मैं इस वक्त सर पर भटक रही होती तो इसे अंदाज़ा होता था कि घर से बेघर होना कैसा होता है, कैसी अजियत होती है इस चीज़ की। ये भी इसी की इसके आला ज़रफ़ी थी कि इसने जरनिका को सड़कों पर भटकने के लिए नहीं छोड़ा था। इसे इज्जत देते हुए इसकी मतलूबा जगह पर छोड़ने के लिए रजामंद हो गया था। लीजिए आगे दारुल अमान। इसने एक छोटे से दारुल अमान के सामने ब्रेक लगाया, शायद इसलिए कि यहाँ के इंचार्ज से इसकी थोड़ी बहुत जान पहचान भी थी और यहाँ की शौहरत भी अच्छी थी। जरनिका गाड़ी से उतरी, इसके साथ वो भी गाड़ी से नीचे उतरा है। दारुल अमान की इंचार्ज से देखते एहतरामन खड़ी होगी। अरे एसपी साहब, आप यहाँ? आप हुक्म करते मैं खुद हाजिर हो जाती।
मैडम फरखंदा बुखारी इसके एहतराम में कह रही थी। थैंक यू सो मच मैडम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं बस आपकी ज़िम्मेदारी पे इन खातून को छोड़ने के लिए। आप इन्हें महज मेहमान भी समझ सकती हैं और मेहमानों जैसे सलूक होना चाहिए, कोई जांच पड़ताल करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप इनके नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम करवाइए। आपसे बाद में फ़ुर्सत से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। कासिम अली मैडम फरखंदा बुखारी को मुख्तसर अल्फाज में समझाकर पलट गया। इसने जाने से पहले इसे एक नज़र भी नहीं देखा, शायद इसलिए कभी इससे नज़र भी नहीं मिलाना चाहता था। इसके देखते देखते वो आंखों से ओझल हो गया। दारुल अमान वाले वैसे एक चंगी रेपुटेशन तो नहीं रहा थे। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था घर में थके थके कदमों से दाखिल हुआ, वरना वो जब भी आता था इसके कदमों की धमक से धरती का सीना हिलता हुआ महसूस होता। कासिम अली। वो कॉरिडोर से गुजर कर ऊपर जाने वाली सीढ़ियों की सिमत पड़ रहा था जब ड्राइंग रूम के दाखिली दरवाजे से दादा साहब की आवाज़ सुनाई दी। मजबूरन पलट कर इनके करीब आ गया। अस्सलाम वालेकुम। कदम ही नहीं, इसका लहजा भी थका थका सा था। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? दादा साहब भांप चुके थे कि कोई गैर मामूली बात हुई है, इसलिए इसका मजाज ऐसा नपातुल्ला सोया हो रहा है। ठीक हूँ, आप परेशान ना, और मैं माजरत चाहता हूँ, आपको कहने के बावजूद वक्त पर नहीं पहुँच सका। एक मसले में उलझ गया था। इसका सर झुका हुआ था। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम कहीं उलझ गए हो, इसलिए अकेले नमाज़ पढ़ ली, और मुझे तो ये भी अंदाज़ा हो चुका है कि तुम्हारी अपनी नमाज भी कज़ा हो चुकी है। दादा साहब का अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त था। जी आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं भी फ्रेश होकर कज़ा नमाज अदा करने जा रहा हूँ। जज़ाकल्लाह, जाओ देर हो रही है। वो इसका कंधा थपक कर बाकी सवालात के इरादा फ़िलहाल मुलतवी करते हुए खुद भी वहाँ से हट के। अब तो पहले से भी ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे, घर में भी वो मुश्किल चलते फिरते थे। हम वक्त वज़ू में रहते, इनका ज़्यादा वक्त इबादत में गुजरता था, और यही हाल दादी साहिबा का भी था। वो भी बेहद बुरी हो चुकी थी, अलबत्ता इनकी सेहत दादा साहब से कदरे बेहतर थी। कासिम अली नमाज अदा करने के बाद नीचे चला है। सुबह के 7:30 बजे थे। सूरज अपने सुनहरे पर पूरी तरह से फैला चुका था। मुलाजमा नाश्ता तैयार कर रही थी। दादी साहबा भी मुलाजमा के साथ किचन में ही थी। कासिम अली वहीं किचन में चला है। तुम यहाँ? खैरियत? भूख लग रही है क्या? दादी साहिबा ऐसे किचन में देखकर हैरान हुई। नहीं, बस सर में दर्द हो रहा है, एक कप चाय की तलब हो रही है, इसने कनपटी को उंगलियों से मसलते हुए कहा। सारी रात जागते रहे हो ना, इसीलिए थोड़ी देर सो जाते तुम। वो इसे कहते हुए चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा चुकी थी। नहीं, इस वक्त नींद नहीं आएगी। वो नफ़ी में सर लाता हुआ बाहर निकला। इसका रुख दादा साहब के कमरे की तरफ था। इन्हें शायद सर्दी लग रही थी, इसलिए दोबारा आकर अपने बिस्तर में लेट गया और कासिम अली इनके करीब बेड के करीब रखी कुर्सी पर बैठ गया। फ्रेश होने के बावजूद इसकी खामोशी और थकावट का एहसास हमज वहीं का वहीं था। दादा साहब इसे देखकर उठने लगे, लेकिन कासिम अली ने रोक दिया। लेटे रहिए, बाहर काफ़ी ठंड है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसने मुलाजमा के हाथ से चाय का कप लेकर दादा साहब की तबीयत बढ़ा दिया और दूसरा कप खुद थाम लिया। कासिम अली, बताओ क्या बताना चाहते हो तुम? दादा साहब जान चुके थे वो कुछ उलझा हुआ किसी कश्मकश का शिकार है। बात बहुत अजीब सी है दादा साहब, मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा कि मुझे क्या कहना चाहिए, क्या बताऊँ आपको? कासिम अली की आदत थी कि वो दादा साहब से कुछ भी नहीं छुपाता था। अच्छी या बुरी हर बात इनसे शेयर करता था। जो मुनासिब लगता है वो बता दो, जो नहीं लगता वो ना बताओ। इन्होंने से हल बताया। कासिम अली चंद साने के लिए चुप हो गया, फिर कदर तौक़ुफ़ के बाद बोला, मुझे जरनी का बीबी मिली थी। कासिम अली के इंकशाफ पर इन्होंने यकदम चौंक कर देखा। जरनी का बीबी? मलिक साहब की बेटी? इन्होंने तस्दीक के लिए पूछा। जी, इसने इस बात में सर, मगर कहाँ? जहाँ रात को मेरे केस का एक अहम ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन बेटा वो वहाँ कैसे थी? तारा साहब हैरान परेशान हो रहे थे। वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ आई थी। वो इत्तफाकन मुझसे टकरा गई। फिर क्या? मुझे पता नहीं था कि वो जरनी का बीबी है। मैंने इनको एसएचओ के साथ थाने भेज दिया। थाने? मगर किस जुर्म में? तारा साहब घबरा कर सीधे होकर बैठे। मेरी ज़ात पर झूठा इल्ज़ाम लगाने के जुर्म में, वो तल्खी से बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? तारा साहब की पेशानी पर तफक्कर की लकीरें थी। दादा साहब, आप जानते भी हैं फिर भी मुझसे सवाल करें। आपको पता भी है कितना कुछ होने के बावजूद मैंने आज तक किस इल्ज़ाम का कोई बदला या इंतकाम लेने का नहीं सोचा, कभी कोशिश ही नहीं की, तो फिर आज ये काम कैसे कर सकता हूँ भला? कासिम अली की बात पर दादा साहब को थोड़ी तसल्ली होगी। कासिम अली ने रात भर की पूरी रात सुना दी। वो सुनकर उल्टा जरनिगा के लिए परेशान होने लगे। तो अब वो कहाँ है? दारुल अमान में, वो आहिस्की से बोला, और इसे दादा साहब के जिस रद्द अमल की तौक़ा थी वही सामने आ गया। क्या? दारुल अमान में? इन्होंने हाथ में पकड़ा चाय का कप साइड पर रख दिया। कासिम अली भी चाय ख़त्म कर चुका था। तो और क्या करता? इन्हें अपने साथ घर ले आता? इसे खफकी हुई। हाँ, ले आते। इस तरह यतीम और बेसहारा लड़की को अकेले दारुल अमान में ना छोड़ते। कुछ और ना सही, वो लड़की हमारे गांव की इज्जत है, हमारे गांव की बेटी है, तुम्हारी और मेरी शागिर्द रह चुकी है। कुरान पाक पढ़ाया था मैंने। दादा साहब बेचैन हो रहे थे कि जरनिगा दारुल अमान में। माफ़ी चाहता हूँ दादा साहब, आप जैसा आला ज़र्फ़ नहीं हूँ मैं। अपने दुश्मन, अपने कसूरवार को सब कुछ भूल भाल के गले लगा लेना आसान काम नहीं है। मुझ पर जो बीती है वो मैं जानता हूँ। मेरे दामन पर कीचड़ दाग है जो आपको तो नज़र नहीं आता, लेकिन मुझे सुबह शाम दिखाई देता है, इसलिए तकलीफ़ ही मुझे ही होती है। वो सख्ती से बोला। दादा साहब ठहर सके। तो फिर इतनी मदद क्यों की इसकी? इन्होंने नुक्ता उठाया। मैंने मदद नहीं की, बल्कि अपना फ़र्ज़ पूरा किया। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते मेरा फ़र्ज़ बनता था कि इसकी मदद करूँ, सो मैंने कर दी। बल्कि आइंदा भी ज़रूरत पेश आई तो ज़रूर करूँगा, लेकिन हमदर्दी नहीं करूँगा, तरस नहीं खाऊँगा, रहम नहीं आएगा। एसपी कासिम अली ही रहूँगा, कभी कासिम अली नहीं बनूँगा। कासिम अली जरनिगा बीबी की हवेली के ड्राइंग रूम में जीते जी मर गया था। अब वही कासिम अली ज़िंदा कैसे हो सकता भला?
قاسم علی بہت جذباتی ہو گیا تھا. دادا صاحب چپ ہو گئے. ٹھیک ہے تم جاؤ اپنا فرض نبھاؤ اور ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو. دادا صاحب دوبارہ لیٹ گئے اور کمبل سر تک تان لیے. دادا صاحب. قاسم علی کو اور بھی خفگی ہوئی. جاؤ قاسم علی چلے جاؤ اور آئندہ ہمیں کوئی بات بھی مت بتانا. تمہارا نہ صحیح لیکن ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرنے لگتا ہے. ہم ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں سہ سکتے. وہ کمبل کے اندر سے بول رہے تھے. لیکن آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا. ہم کچھ نہیں چاہتے بس ہمیں آرام کرنے دو. وہ ناراض ہو چکے تھے. قاسم علی کے اندر ابال اٹھ رہا تھا جو دبائے نہیں دب رہا تھا. دادا صاحب نے اسے پھنسا کے رکھ دیا تھا. وہ کمرے سے باہر آ کر ڈرائنگ روم میں ٹہل رہا تھا اور ساتھ اس کی سوچ ابھی چکرا رہی تھی. صبح 11 بجے کا وقت تھا جب اس نے دارالعلوم کے سامنے گاڑی کو بریک لگایا اور بریک سے پاؤں ہٹاتے ہوئے ایک بے حد گہری سانس کھینچی. ہارن پھنچے ہوئے تھے. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے آپ پر ضبط کر رہا ہو. اور اسی ضبط کے عمل میں اس کے 10-15 منٹ یوں ہی گاڑی میں بیٹھے بیٹھے گزر گئے. پھر بالآخر وہ گاڑی کا دروازہ کھول کے گاڑی سے نیچے اترا. اس کا رخ اندر کی سمت تھا. دارالعلوم کی انچارج میڈم فرخندہ بخاری سے دیکھ کر پھر سیٹ سے اٹھ گئی. السلام علیکم ایس پی صاحب. آپ خود بار بار کیوں زحمت دیتے ہیں؟ ہمیں حکم کیجیے. آپ کا ہر کام گھر بیٹھے ہو جائے گا. میڈم فرخندہ بخاری نے اسے بیٹھنے کے لیے صوفے کی سمت اشارہ کیا. آئی ایم سوری میڈم میں گھر بیٹھے اپنی فون کال سے کام لینے والا آدمی نہیں ہوں. اس کا اشارہ سفارش کی طرف وغیرہ کی طرف تھا. یہ تو میں بھی اچھی طرح جانتی ہوں ایس پی صاحب. اگر ہر آفیسر آپ جیسا سچا کھرا ایماندار اور دیانتدار ہو جائے تو یہ پاکستان جنت سے کم نہیں ہوگا. اور ہم لوگوں کی بے ایمانیاں ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہیں. میڈم فرخندہ بخاری نے اس کی بات سے اتفاق کیا. اینی وے آپ بتائیں کیا لیں گے ٹھنڈا یا گرم؟ انہوں نے میزبانی کے آداب نبھائے. نو تھینکس میڈم میں بس جس خاتون کو چھوڑ کر گیا تھا انہیں لینے کے لیے اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. جی ضرور آپ بیٹھیے میں خود انہیں لے کر آتی ہوں. وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی. تھوڑی دیر بعد زرنیکا نے اندر قدم رکھا. دن کے اجالے میں اور بھی فریش اور نکھرا سا نظر آ رہا تھا. سفید شلوار قمیض میں ملبوس بلیک کھیڑی پہنے صوفے پر براجمان وہ کسی ریاست کا حکمران لگ رہا تھا. پہلے اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی شیو ہوتی تھی لیکن اب اس کے رخسار صاف ستھرے تھے. البتہ اس کی گھنی مونچھیں اس کے چہرے پر بہت سج رہی تھی. ان 10 سالوں میں اس کی صحت اور قد و قامت قابل رشک حد تک اچھا ہو چکا تھا. جبھی تو زرنیکا اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں پائی تھی اور اب اس سے نظر نہیں ہٹا پائی تھی. قاسم علی سے دیکھ کر کھڑا ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرنیکا نے اپنی محویت سے چونکتے ہوئے جواب دیا. میں آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. آپ؟ زرنیکا کو ایک دم بے یقینی کا جھٹکا لگا. جی وہ دراصل دادا صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. اس نے ساتھ یہ بھی واضح کر دیا وہ خود سے لینے نہیں ہے. مگر زرنیکا تذبذب میں پڑ گئی. آپ نے جو بھی اگر مگر کہنا ہے ان سے جا کر کہیے گا. میرے پاس سارا ٹائم نہیں ہے. وہ کہتے ہوئے آگے بڑھ گیا. مجبوراً زرنیکا کو اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے. وہ اس کے پہنچنے تک اپنی گاڑی نکال چکا تھا. زرنیکا خاموشی سے آ کر اس کے برابر والی سیٹ میں بیٹھ گئی. قاسم علی سے رات سے بھی زیادہ سرد و سپاٹ نظر آ رہا تھا. زرنیکا اس کے تاثرات دیکھ کر ہی پہچان گئی کہ وہ واقعی دادا صاحب کے دباؤ میں آ کر اسے لینے کے لیے آیا. ورنہ اس کام میں اس کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں تھی. اگر ہوتی تو وہ اسے پہلے کیوں دارالعلوم چھوڑ کر جاتا بلکہ اسی وقت اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا. لیکن پھر بھی مولوی صاحب کا اور اس کا احسان تھا کہ اسے دارالعلوم کی بجائے اپنے گھر لے آئے تھے. قاسم علی کی گاڑی سیدھی اپنے گھر کے پورچ میں آ کر رکی. آئیے وہ اسے کہتا وہ اندر کی سمت پڑ گیا. کوریڈور سے گزر کر وہ دائیں طرف مڑ گیا. وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی. پھر وہ سامنے نظر آتے بیڈ رومز میں سے ایک کے سامنے رک گیا اور دستک دے کر اندر داخل ہوا. السلام علیکم دادا صاحب. اس کے آواز لہجے کی سنجیدگی پر دادا صاحب بھی ایک دم چونک گئے. انہوں نے تسبیح والا ہاتھ روکتے ہوئے گردن موڑ کر پیچھے کی طرف دیکھا. قاسم علی کے ساتھ ہی کوئی لڑکی کھڑی تھی اور یہ لڑکی کوئی اور نہیں زرنیکا نواز تھی. وہ ایک لمحے میں جان کے اس سے پہلے کہ وہ اٹھ کر زرنیکا سے ملتے قاسم علی خداحافظ کہہ کر باہر نکل گیا. وہ دونوں دیکھتے رہ گئے. میں دادا صاحب کی وجہ سے اپنے گھر تو لے آیا تھا لیکن اس کا غصہ اور ناگواری ہوس تھی. غصہ تو ناگواری تو نہیں باندھی ہے. میں تو بھائی قاسم علی دے نال پھر بھی تو بڑا ظرف جڑا انہوں اپنے گھر لایا مصیبت بچوں کڈ کے. شام 8 بجے کا وقت تھا. وہ میڈیا والوں کے گھیرے میں تھا جب اس کے موبائل فون پر دادا صاحب کی کال آئی تھی. آدھے گھنٹے کے اندر اندر گھر پہنچو. سلام دعا کے بعد انہوں نے حکم دیا فون بند کر دیا. دادا صاحب؟ لیکن فون بند ہو چکا تو پریشان ہو گیا. اس نے مختصر الفاظ میں بات سمیٹی اور ان سب سے معذرت کر کے کھڑا ہو گیا. لیکن ایس پی صاحب آپ یہ تو بتا دیں کہ آپ نے اس کیس پہ کتنا عرصہ کام کیا؟ ایک نیوز رپورٹر نے سوال پوچھتے ہوئے مائک اس کے سامنے کیا. 3 مہینے. اس کا جواب مختصر تھا. جو لڑکیاں بازیاب ہوئی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے آپ؟ دوسرا کھوجتا ہوا سوال دائیں طرف سے سنائی دیا. نہیں کیونکہ وہ میں غریب اور شریف والدین کی عزت نہیں اچھالنا چاہتا. ان لڑکیوں کو انویسٹیگیشن کے بعد ان کے گھر پہنچا دیا جائے گا. کسی کی غلطی اور نادانی کی تشہیر نہیں کی جائے گی. وہ کافی عجلت میں مگر سمجھداری سے جواب دے رہا تھا. لیکن ایس پی صاحب اس سے تو یہ سمجھا جائے گا کہ کوئی بھی لڑکی بازیاب نہیں ہوئی. آپ محض اپنے کارنامے میں جان ڈالنے کے لیے ایسا کہہ رہے ہیں. تیسرا نقطہ نظر بھی سامنے ہے. کوئی بات نہیں. جس کے جی میں جو آتا ہے وہ کہے اور سمجھے. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرے ضمیر کو میری گورنمنٹ کو تو پتہ ہے نا کہ میں نے کیا کیا اور کیا نہیں. اگر کسی شریف کی عزت اچھال کر اسے دنیا کے سامنے شرمندہ کر کے مجھے کریڈٹ ملتا تو مجھے کریڈٹ نہیں چاہیے. میں کسی کی بہن اور بیٹیوں کی عزت اور عیب سے پردہ نہیں ہٹا سکتا. کون اچھا ہے کون برا یہ اوپر والا دیکھ رہا ہے. ہمارا دشمن ہمارے ملک کا دشمن ہمارے شکنجے میں. ہاں اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی کیونکہ اس سارے پھیلاوے کی جڑ وہی ہے اور اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرے گا اور سب کے سامنے کرے گا. یہ میرا اپنے عوام اپنے شہریوں سے وعدہ ہے.
कासिम अली ने सबको इत्मीनान से जवाब दिया और वहाँ से हट गया। इसे इस वक्त बस घर पहुँचने की जल्दी थी, क्योंकि दादा साहब ने जिस अंदाज में से घर पहुँचने के लिए हुक्म दिया था वो अंदाज काफ़ी गैर मामूली था। वो बहुत कम इस तरह से बात करते थे। दूसरी बात कि जर्निका भी इनके घर पर थी। वो इसकी तरफ से भी परेशान हो चुका था, किसी कोई मसला ना हो गया। वो बहुत रैश ड्राइविंग करता हुआ घर पहुँचा था कि चाने चढ़ रहा घर दे विच। कासिम अली शशतर सा खड़ा दादा साहब और दादी साहबा के चेहरे देख रहा था और जर्निका कासिम अली का चेहरा देख रही थी। इसके चेहरे से यूँ लग रहा था जैसे किसी ने बिजली के नंगे तार को इसके जिस्म पर लपेट दिया और इसकी रंगत नीली पीली हो गई। दादा साहब के कमरे में मौत का सा सकूत था। वहाँ मौजूद चारों नफूस इस वक्त इतने खामोश थे जैसे ज़मीन में उतर गए। समझ लो कि हमारी ज़िंदगी की आखिरी ख्वाहिश है, इसके बाद कभी तुम्हें कुछ मांगने को नहीं कहेंगे। कहा, तुम बेशक हमें इस घर से निकाल देना, हमसे हर रिश्ता तोड़ लेना, हमारी इज्जत हमारा एहतराम मत करना, धुतकार देना हमें, लेकिन खुदा के वास्ते इस ख्वाहिश से इनकार ना करें। ये हमारी तो ख्वाहिश है, लेकिन किसी की मजबूरी बेटा। मजबूरी में इस बच्ची का साथ दोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें अजर देगा। देख लेना, ये बात पत्थर पर लकीर है। अल्लाह अपने वादों के खिलाफ कुछ नहीं करता। एक तो दादा साहब जड़ियाँ छाइयाँ तो जड़ी मुरब्बत है ना, कासिम अली मार सुटेगी किसी दिन। दादा साहब की आवाज़ ने इस खामोशी का तसलसल तोड़ा। कासिम अली अभी तक दम बखूदे ने देख रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि दादा साहब इसे किस आजमाइश में डाल रहे हैं, किस तरह इसकी बर्दाश्त आजमा रहे हैं, क्यों वो इसके सब्र का इम्तहान ले रहे हैं, आखिर क्यों। हालांकि वो जानते भी थे कि बाद से 10 साल पहले किस अजियत और किस कर्ब से गुजरा था, कैसी जहनी अजियत सही थी इसने, और इसके बावजूद वो इसे ऐसी ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे। वो कैसे अपने फैसले पर सर तस्लीम हम कर देता, आखिर कैसे। अगर तुम इस बात से इनकार करते हो तो भी हम आइंदा तुम्हें कुछ मानने के लिए नहीं कहेंगे, कुछ भी नहीं मनवाएंगे तुमसे। बस यह आखिरी ख्वाहिश, आखिरी फैसला, चाहो तो मान लो, चाहो तो। इन्होंने कहते हुए बात अधूरी छोड़ गई। एक तो कासिम अली ने बुलाया मिलिंग चंगी कर दे, फिर तो चंगा आसान होते सिर ते कि मन्ना तो मन भाई, नहीं मन्ना तो फिर भी तेरी साथ पुछता तो आसान है। कासिम अली पलट कर वहाँ से निकला और दंदनाता हुआ अपने बेडरूम में चला गया। इसके जाने के बाद जर्निका भी जैसे होश में। मौलवी साहब, ये आपने क्या कह दिया, ये कैसे हो सकता भला। ये हो सकता है बेटा, और इसमें तुम्हारी भलाई भी है। और हाँ, अब हम तुम्हारे लिए मौलवी साहब नहीं दादा साहब हैं, जैसे कासिम अली के दादा साहब हैं। इन्होंने इसके सर पर हाथ रखा। जर्निका का सर झुक गया, और ये सर शर्म की वजह से नहीं, शर्मिंदगी की वजह से झुका था। वो लोग इसकी वजह से गांव से निकाले गए थे, लेकिन वो आज अगर वो कासिम अली के हक में बोल देते तो ये ना सूरत हाल कुछ और होती, लेकिन फिर भी इनका ज़रफ़ और बड़ापन था कि वो इसका साथ दे रहे थे, बल्कि अपने पोते के सामने डट के थे। जर्निका तो इनके सामने सर उठाने के भी काबिल नहीं रही थी। खुदकुशी कर ला, सारे अंजी जिंदगी आसान हुई, जहर खा के मर जाइए, टट्ठे खूच जा के मर जा। रात के 11 बजे का वक्त था। SHO अरफान आज़म और DSP अजहर खान इसके घर के ड्राइंग रूम में बतौर गवाह मौजूद थे, और SP कासिम अली इन गवाहों की मौजूदगी में निकाहनामे पर दस्तखत कर रहा था। चल भाई, हो गया निकाह, बेड लॉक हो गया मुंडा। वो लोग भी इस एमरजेंसी निकाह पर हैरान थे, लेकिन कोई सवाल करने की जरूरत नहीं थी इनमें। निकाह के बाद सबने दुआ के लिए हाथ उठा लिए। इस दुआ में सबसे ज़्यादा खुश मौलवी साहब थे। जैसे सबने दुआ के बाद चेहरे पर हाथ फेरते हुए आमीन का, मौलवी साहब ने ऊंची आवाज़ में सबको मुबारकबाद दी और कासिम अली को गले लगा लिया। इसका सर सपाट चेहरा सभी को नज़र आ रहा था। मौलवी साहब ने खुद सबका मुंह मीठा कर कासिम अली अंदर से काफ़ी चुप सा था। बिलाकर 12:15 बजे के करीब सबने वापसी के लिए इजाज़त चाहिए। कासिम अली ने रुखसत करने गेट तक आया और फिर बाहर लॉन में टहलने लगा, लेकिन आखिर कब तक। कभी ना कभी तो अंदर जाना ही था, इसका सामना भी होना था, तो फिर वो कब तक इस तरह अपने गुस्से और नागवारी का इजहार करता। इसलिए बेहतर था वो कुछ भी है इसका सामना कर लिया। इसने कदम अंदर की सिमत बढ़ा दिया। रुको कासिम अली, कहाँ जा रहे हो। इसने पहली सीढ़ी पर कदम ही रखा था कि दादी साहिबा की आवाज़ पर ठिठक कर रुक गया। अपने कमरे में जा रहा हूँ, खैरियत। इसने गर्दन मोड़कर दादी साहिबा की सिम देखा और इनके साथ खड़ी जर्निका को देखकर समझ गया कि खैरियत नहीं है। वो सर झुकाए खड़ी थी। अपनी दुल्हन को तो लेते जाओ, कैसे यहीं छोड़ जाओगे। दादी साहिबा जानबूझ के मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। ये दुल्हन आपकी ख्वाहिश है, आपके पास ही अच्छी लगेगी। कासिम अली के जवाब पर दादी साहिबा की मुस्कुराहट गायब हो गई। जर्निका को डूब मरने को दिल चाहा था। मर जा डूब के। कासिम अली, ये क्या बदतमीज़ी है। इन्होंने नागवारी से कहा। ये बदतमीज़ी है दादी साहिबा। इसके माथे पर बल पड़ गया। अच्छा ठीक है, जो भी है यही ख़त्म करो, रात बहुत हो रही है, तुम भी कल रात से नहीं सोए और दुल्हन भी इस मुसीबत में पड़ के मुसलसल जाग रही है, इसलिए बाकी सारी बातें फिर कभी पे रहने दो। इस वक्त दोनों जाकर आराम करो, जाओ शाबाश। इन्होंने आगे बढ़कर कासिम अली का कंधा थपका और फिर जर्निका का हाथ पकड़कर कासिम अली के हाथ में थमा दिया। कासिम अली ने एकदम दादी साहिबा को देखा, लेकिन इन्होंने आंखों में चुप रहने के इल्तिजा की, जिस पर वो चाह कर भी मज़ीद कुछ ना कर पाया। एक तो दादा ते दादी ना उन्हें ब्लैकमेल कर करके पता नहीं की कराई जाते। इन्होंने ब्लैकमेल कर करके पहले निकाह करा दिता, हुण ब्लैकमेल कर करके रुखसती करा दी। इन्होंने ब्लैकमेल कर करके काका भी करा देना दादा साहब ते दादी साहब ने। उस तो बाद कहना सी तेन अज तो बाद कहना कुछ नहीं मनने वास्ते। किधर है। और जर्निका के हाथ पकड़े यूं ही सीढ़ियों की सिमत पड़ गया। वो इसके साथ खींची चली जा रही थी।
दादी साहबा नीचे खड़ी इन दोनों को देखते हुए इनके सलामती के लिए दुआ कर रही थी। बेडरूम में कदम रखते जरनिका के कदम छिचक के इसने गैर महसूस अंदाज में अपना हाथ इसके हाथ से निकालने की कोशिश की, लेकिन कासिम अली के मजबूत हाथ की गिरफ्त बहुत सख्त थी। इसने दाखिल होते कमरे की तमाम लाइट जला दी, फिर पीछे पलट कर एक हाथ से दरवाज़ा मुकफल कर दिया। जरनिका का दिल उछल कर हलक में आ गया। इसके दबे हाथ की हथेली में पसीना उतरा, लेकिन कासिम अली ने इसका हाथ फिर भी नहीं छोड़ा। इसे अपने साथ ली कमरे के बस्त में आ रुका। मैं आपको बस यहाँ तक लाने का पाबंद था, इससे आगे और नहीं। मेरा आपसे ताल्लुक बेडरूम से बाहर का, बेडरूम से अंदर का ताल्लुक ना मैं सोचूंगा और ना आप सोचिएगा। और हाँ, इसे मेरी वार्निंग समझ लीजिए कि बेडरूम के अंदर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर बात बाहर गई तो फिर आप भी बाहर गई, क्योंकि दादा साहब और दादी साहब अपनी आखिरी ख्वाहिश तो पहले पूरी करवा चुके हैं। अब ना वो मुझसे कुछ मनवाएंगे और ना ही मैं मानूंगा। अंडरस्टैंड? इसने उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी थी। जरनिका दम बखुद इसे देखती रह गई। वो अपना फैसला सुना के वहाँ से हट के वॉशरूम में चला गया। वो चंद मिनट शावर लेने के बाद वापस आया और बेड पर लेट गया। और तेन फुल्ला दे हार पावे जिन्होंने तेन किया। इसने देखने की भी जहमत नहीं कि वो अभी तक कमरे के बस में जू की तू खड़ी। इसकी सुनाई भी सजा पर वो तो हिलने के काबिल भी नहीं रही थी। अच्छा जी। सुबह फजर की अजान पर इसकी आंख खुली थी। इसने कंबल हटाते हुए करवट बदल कर देखा। इसे बेड खाली नजर, वो ठिठक गया, लेकिन दूसरे ही पल इसे खिड़की के पास इसका हेवला दिखाई दिया। इसे देखकर वो कदर मुतमिन हो गया और कंबल परे हटाकर बेड से उठ गया। कलमा शरीफ पढ़ते हुए अपने चेहरे पर हाथ फेरा और उठकर वॉशरूम में वज़ू करने चला गया। इसे नमाज अदा करने के लिए दादा साहब के साथ मस्जिद जाना था। बचपन से इसका यही मामूल था। वो 7 साल की उम्र से इनके साथ मस्जिद जा रहा था और इस वक्त इसकी उम्र 31 साल की हो रही थी, लेकिन फिर भी इसके इस मामूल में ज़रा फ़र्क नहीं आया। वो दोनों दादा पोता मस्जिद के लिए जा चुके थे। जरनिका थकी थकी निढाल सी आकर बेड पर गिर गई। इसने पूरी रात यूं ही आंखों में गुजारी थी। इसकी समझ में कुछ नहीं आया था कि इसके साथ आकर हुआ क्या। एक रात इस पर अपनों की अपनाइत का इंकशाफ हुआ था और दूसरी रात कासिम अली के अजनबियत का इंकशाफ हुआ था। वो एक दिन में बिन ब्याही से ब्याही और सुहागन बन गई थी, लेकिन इसका शौहर इसका सुहागी से अपना बनाने से इनकारी हो गया था। तो तेरे अपने करतूत आ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ अपनी ज़िंदगी फुल्लां दी सेज नहीं हो सकती। हाले तो लानती कंदील दे नाल भी बथेरा कुछ होएगा जो राइटर कराएगी। तो वो क्या करती आखिर? सारा गुनाह अपना ही तो था। कासिम अली का तो कोई कसूर नहीं था। इसका ऐसा रवैया तो हक पहचाने था। वो भला क्या करती? इस मामले में अपने साथ किसी और को शरीक भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वही इसकी वार्निंग थी। और वैसे पहले वाला कासिम अली समझते हुए इसकी वार्निंग से इनहराफ भी नहीं कर सकती थी। आज के कासिम अली में और पहले के कासिम अली में बहुत फ़र्क था। पहला कासिम अली बहुत अच्छा था। जरनिका को इस बात का एतराफ़ करने में ज़्यादा देर नहीं लगी। ये सब सोचते सोचते इसके इतने दिन की जागी हुई और थकी हुई आंखें खुद ब खुद बंद होती चली गई। वो यूं ही बेड पर बेतरतीब सी पड़ी नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। तकरीबन 1 घंटे बाद कासिम अली नमाज़ पढ़ के वापस आए, लेकिन बेड पर बेतरतीब पड़ी जरनिका को देखकर कदम वहीं के वहीं थम गए। एक मरतबा इसका दिल चाहा कि आगे बढ़कर इस पर कंबल डालते, लेकिन दूसरे पल इसने अपने इस ख्याल को पूरी तरह झटक दिया। वो भी इसके साथ इतनी भी नरमी नहीं दिखाना चाहता था। सोया के बैठकर अपनी तैयारी में मसरूफ़ हो गया। तैयार होकर नीचे आ गए। दुल्हन का है? दादी साहिबा को उम्मीद थी कि इसके साथ वो भी आएगी, इसलिए से ना पाकर हैरान हुई। सो रही है शायद, इसने नाश्ता शुरू करते हुए जवाब दिया। अच्छा, अभी तक सो रही है? इन्होंने इसे अपनी बेध्यानी में पूछा और फिर बेसाख्ता इनके चेहरे पर एक गैर महसूस सी मुस्कुराहट बिखर गई, जिसे कासिम अली ने भी देखा। फिर निगाहें झुका ली। उनकी मानी की सी मुस्कुराहट का मफहूम समझ चुका था। दादी साहिबा तो गलत मतलब ला गई। कासिम अली तभी से एहसास हुआ कि जरनिका ने इस वक्त सोकर वाकई गलती की और आइंदा इस गलती से परहेज़ करना होगा। दुल्हन ने केस के बारे में क्या सोचा? दादा साहब ने कासिम अली को उठते देकर सवाल किया। मैंने इस टॉपिक पर इसे बात नहीं की। वो उठ चाहे तो आप पूछ लीजिएगा और मुझे फ़ोन पर बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उजलत में जवाब देता वहाँ से चला गया और वो दोनों चुप के चुप बैठे रह गए। उन्हें तो अड्डी पैड़ी की थी। दादा साहब तो दादी साहब चाहते कि हुणे उन्होंने जफियाँ पा के फिरे। दिन के 3 बजे वह गहरी नींद से बेदार हुई थी। वो एकदम हड़बड़ा के उठ बैठी और तेजी से बेड से उतर गई। इसका इरादा कमरे से बाहर जाने का था, लेकिन यूँ सर छाड़ और मुँह पहाड़ उठकर जाने का ख्याल आता तो कदम ठिठक गए। इसे कासिम अली की रात वाली वार्निंग याद आ गई। इसने अच्छी तरह मुँह हाथ धोकर बाल संवारे और कपड़े वगैरह दुरुस्त करती हुई बाहर आ गई। दादा साहब और दादी साहब बाहर लॉन में बैठे चाय पी रहे थे। इसे देखकर बहुत खुश हुए। अस्सलाम वालेकुम। इसने आहिस्ती से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ बैठो यहाँ। इन्होंने अपनी करीबी कुर्सी की सिमत इशारा किया। थैंक यू। वो इनके पास ही बैठ गई। हो गई नींद पूरी? इतने दिन से जाग रही थी। दादी साहब ने इसका सर थपका। जी। वो मैं जी ही कह पाई थी। हमने तुम्हें जानबूझ के नहीं जगाया, सोचा तुम जितनी देर आराम करो तुम्हारी तबीयत के लिए अच्छा साबित होगा। जी थैंक यू। इन्होंने अपनी चाय का कप जरनिका को थमाई था कि इतने में गेट खुला और कासिम अली की गाड़ी फराटे भरती अंदर आ गई। लोग, कासिम अली भी आ गया। दादा साहब इसे देखकर मुस्कुराए। कासिम अली की आमद पर जरनिका का दिल अजीब से धुन पर धड़क उठा। हालांकि इन दोनों के दरमियान फिलहाल जज्बात का कोई ऐसा रिश्ता नहीं था जिसकी बदौलत इसकी ऐसी कैफियत होती, लेकिन फिर भी न जाने कि उसकी हथेलियाँ भीगने लगी। अस्सलाम वालेकुम।
اس نے بھی قریب آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، بیٹھو۔ دادی صاحبہ نے قاسم علی کو زرنیگا کے مقابل والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہو رہا ہے اس محفل میں؟ قاسم علی نے اپنی کیپ اتار کر میز پر رکھی۔ ایک پولیس والے کے گھر میں کیا ہو سکتا بھلا؟ کھانا پینا، سونا، جاگنا، باتیں کرنا، اس کے علاوہ کچھ کرو تو ڈر لگنے لگتا ہے۔ دادی صاحبہ کے جواب پر قاسم علی کے ہونٹوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی اور زرنیگا اس کے سنجیدہ چہرے پر مسکراہٹ کی بہار دے کر ٹھہر سی گئی۔ وہ بہت تیزی سے قاسم علی کے اسیر ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن پوری طرح سے اس کی سمت مائل ہو چکا تھا اور دل تھا کہ ریت کی مانند ہاتھوں سے نکلا جا رہا تھا۔ زرنیگا کی خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ایسی کیفیت کیوں ہو رہی ہے، وہ بھی محض 2 روز میں۔ پہلے تو وہ قاسم علی سے کھار کھائے ہوئے رہتی تھی، جب بھی وہ ان کی حویلی آتے سے کوفت اور بیزاری ہوتی، لیکن اب اچانک اس کی جذبات نہ جانے کیوں اور کیسے بدل گئی کہ وہ لمحہ بلمحہ اس کی سمت کھینچ رہی تھی۔ اور وہ تھا کہ آنکھیں نہیں ملا رہا تھا، لیکن اس وقت وہ مسکرایا تھا تو بے ساختہ دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ قاسم علی بھی محسوس کر چکا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کی نظروں کا لمس بکھر رہا ہے، اس لیے تو اس نے نظر اٹھا کر زرنیگا کو کنفیوز نہیں کیا۔ ایک پولیس والے کے گھر میں آپ اور کیا کرنا چاہتی ہیں؟ ہر کام آپ کی مرضی، آپ کی خواہش پر ہی تو ہوتا ہے، پھر بھی آپ کو ڈر لگتا ہے۔ قاسم علی ذرا جھکتے ہوئے اپنے لیے چائے بنانے لگا۔ میں بنا لیتی ہوں۔ زرنیگا نے اس کے ہاتھ سے ٹی پاٹ تھام لیا۔ اوکے، آپ بنا دیں۔ اس نے آہستگی سے کندھے اچکا اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تو ہور کی بنی بنائی چائے مل جائے گی، ہور کی چاہیے قاسم علی نے۔ چینی؟ زرنیگا نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ 2 ٹی اسپون۔ اس نے بتاتے ہوئے دادا صاحب کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے، آج دادا صاحب کی چپ چپ ہے نظر آ رہے ہیں؟ وہ ان کی خاموشی بھانپ چکا تھا۔ میں اس لیے چپ ہوں کہ آج تمہاری نئی زندگی کا پہلا دن ہے، لیکن نہ تم میں کوئی نئی بات نظر آ رہی ہے اور نہ ہی دلہن روایتی دلہنوں کی طرح لگ رہی ہے، کوئی رنگ ہی نہیں دونوں پہ۔ دادا صاحب جو سوچ رہے تھے انہوں نے کہہ بھی دیا، جس پر بے ارادے قاسم علی اور زرنیگا کی نظروں کا آپس میں تصادم ہوا اور پھر فوراً ہی زرنیگا نے نظریں چرا لی۔ اچھا، کیسے رنگ دکھنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ اس کے ہاتھ سے کپ تھامتے ہوئے بولا۔ نئے کپڑے، نئی مسکراہٹ، نئی باتیں، نئی روٹین، سب کچھ نیا ہونا چاہیے زندگی میں۔ یہ نئی زندگی ہے تم دونوں کی، وہ اسے سمجھا رہے تھے۔ نئے کپڑے؟ قاسم علی نے زیر لب دہرایا اور پھر فوراً دادا صاحب کی بات کا مفہوم سمجھ گیا۔ ان کا اشارہ زرنیگا کی طرف تھا۔ وہ 2 روز سے ایک ہی سوٹ میں نظر آ رہی تھی جو اب کافی شکن آلود ہو چکا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے، اس نے پرسوچ سے انداز میں سر لیا۔ نئے کپڑوں والا مسئلہ تو آج ہی حل ہو جائے گا۔ دادی صاحبہ آپ انہیں ساتھ لے جائیں اور ان کی پسند کی شاپنگ کروا دیں۔ اس نے لاپرواہی ظاہر کی۔ یہ کام دادی صاحبہ کا نہیں، تمہارا اپنا ہے، وہ بوڑھی بھلا کہاں بازار پھرے گی؟ دادا صاحب کو اعتراض ہوا۔ تو آپ کا مطلب ہے کہ میں خود؟ اس نے ابھی تک دیکھا تھا۔ بڈھی تیری جاتی ہے تو شاپنگ بھی تو ہی کرانی۔ ہاں تم خود، کیونکہ بیوی تمہاری ہے، اس کی ضروریات بھی تم ہی پوری کرو گے۔ لیکن دادا صاحب لوگ کیا کہیں گے، میں بیوی کو شاپنگ کرواتا پھر ہوں؟ نو نیور، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دور فٹے حال، بڈھی نو شاپنگ کران لگے تیری ایگو ہرٹ ہوندی ہے، تیری شان چ گمی آندی ہے، دور لعنت ہے پھر۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی اور دادا صاحب اس کی بات پر مسکرا دی۔ لوگ کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ سوچیں گے کہ قاسم علی اپنے گھر کے فرائض بھی احسن طریقے سے نبھاتا ہے، ایک بہت اچھا آفیسر نہیں، ایک بہت اچھا شوہر بھی ہے۔ نہیں، میں ایسا کوئی کام نہیں کر سکتا، پلیز آئی ایم سوری، مسلسل انکاری تھا۔ یہ کام تم ہی نہ کرنا، دلہن خریداری کرے گی، تم بس بل پے کرو گے۔ دادا جان کے انتہائی اصرار پر قاسم علی کو خاموش ہونا ہی پڑا تھا اور دادی صاحبہ مسکراتی ہوئی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ آج دادا صاحب نے تو اور کچھ منوانا نہیں سی، ماں صدقے چلی جائے دادا صاحب تے بھی۔ تھوڑی دیر پر واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں ایک مخملی ڈبہ تھا، اس میں سونے کی 6 چوڑیاں تھیں جو انہوں نے قاسم علی کی دلہن کے لیے بنوا کر رکھی ہوئی تھی۔ کل رات افراتفری میں نے دینا یاد نہیں رہا، اس لیے وہ اب نکال لائی تھی۔ یہ لو، دلہن کو پہنا دو، منہ دکھائی کا تحفہ۔ ان کی اس نئی فرمائش پر قاسم علی ٹھٹک گیا۔ آخر آپ کیا کروانا چاہ رہی ہیں؟ وہ سب جس کا میرے دل میں ارمان ہے۔ میں تجھے تیری دلہن کے ساتھ ہنستا کھیلتا خوش باش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا خادم علی بھی اپنی دلہن کے ساتھ بہت خوش رہتا تھا، لیکن دونوں خوشیاں نہیں دیکھ سکے، نہ ہی میرے ارمان پورے ہو سکے، لیکن اب یہ ارمان تم تو پورے کر سکتے ہو نا۔ دادی صاحبہ کی آنکھیں بھیگ گئی تھی اور قاسم علی ان کے دکھ پر خاموش ہو گیا۔ لو پکڑو نا۔ انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو پہنچتے ہوئے دوبارہ سے چوڑیاں تھمانے کی کوشش کی جو اس نے آہستگی سے تھام لی۔ دلہن ہاتھ آگے کرو بیٹا۔ دادی صاحبہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر قاسم علی کے سامنے کیا۔ زرنیگا کے ہاتھ میں ہلکی لرزش سی محسوس ہو رہی تھی۔ دادی اور دادا کے سامنے اس کا ہاتھ پکڑنا زرنیگا کے لیے بے پناہ شرم کا باعث تھا۔ اس کی پلکیں جھک گئی۔ قاسم علی نے اس کا نازک سا ہاتھ تھاما اور اسے سونے کی چوڑیاں پہنانے لگا۔ ساری چوڑیاں ایک ایک کر کے پہنانے کے بعد قاسم علی نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پہلا تحفہ مبارک ہو بیٹا۔ دادی صاحبہ نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ خیر مبارک، زرنیگا نے آہستگی سے جواب دیا تھا۔ اللہ جوڑی سلامت رکھے، جاؤ اب دونوں بازار چلے جاؤ۔ انہوں نے قاسم علی کو اشارہ کیا۔ میں شاور لے کے چینج کر لوں؟ وہ یونیفارم چینج کرنے کے ارادے سے اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے مگر جلدی آنا، انہوں نے پیچھے سے آواز دی۔ وہ اندر جا چکا تھا۔ زرنیگا اپنے ہاتھ پہ اور چوڑیوں پہ نقش اس کے لمس کو چھو کے محسوس کرتی ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ہائے ہائے، جا زرنیگا بی بی۔
وہ اس کے ساتھ خریداری کے لیے آ تو گیا تھا لیکن اس کا موڈ آف تھا، کافی لا تعلق سے انداز تھا اس کا۔ زرنیکا نے لاکھ کچھ کہنے کی کوشش کی مگر نہ کہہ سکی۔ اس کے الفاظ زبان تک آتے آتے ہمت ہار جاتے، وہ اس سے کچھ کہتے ہوئے اندر سے ڈر رہی تھی کہ نہ جانے اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ وہ اس کے رد عمل سے ڈرتے ہوئے وہ خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کو آپس میں بے چینی سے مسل رہی تھی۔ اور پھر خریداری کے دوران بھی ان دونوں کا یہی رہا۔ وہ لا تعلق سا نظر آتا تھا جبکہ زرنیکا کی ساری توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ ڈارک براؤن کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس اجنبی لا تعلق اور سرد و سپاٹ سا وہ شخص زرنیکا کو مسلسل پچھتاووں میں ڈال رہا تھا۔ تیرا پچھتاوا اچھا جانا بنتا بھی ہے، اور وہ کوشش کے باوجود ان پچھتاوا اور ندامتوں سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا وہ ایسا کیا کرے، ایسا کیا کہے کہ قاسم علی کے دل سے ساری کا دور اور ساری بدگمانیاں دھل جائیں، اس کا دل صاف شفاف ہو جائے، وہ اس کی 10 سال پہلے والی خطا معاف کر دے۔ اس نے کافی بے دلی سے شاپنگ کی۔ قاسم علی نے اس کی شاپنگ پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس نے جو بھی خریدا تھا قاسم علی نے خاموشی سے بل پے کیا اور سب کچھ خریدنے کے بعد اسی خاموشی سے واپسی کا رخ کیا، لیکن زرنیکا سے یہ خاموشی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، اس نے بلا کر ہمت باندھ لی، لیکن میں کچھ سننا نہیں چاہتا۔ اس نے درشٹی سے انکار کر دیا۔ زرنیکا ٹھٹک کر رہ گئی۔ پلیز قاسم علی، آپ ایک بار میری پوری بات، بس میں سن چکا آپ کی پوری بات۔ اس نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا۔ زرنیکا خاموش ہو گئی۔ اسی خاموشی میں سفر بھی کٹ گیا، وہ لا تعلق سا گیا تھا اور لا تعلق سا گھر آ گیا۔ البتہ زرنیکا داری صاحبہ کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ اس کی شاپنگ دیکھ رہی تھی لیکن زرنیکا کا ذہن وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ سوچے میں کہاں سے کہاں نکل گئی تھی۔ قاسم علی کی لا تعلق کی اجنبیت نے اسے بے چینی اور اس طرح میں مبتلا کر رکھا تھا، وہ کافی بے کل سی ہو رہی تھی۔ بی 2 دن سے یہی حالت پارٹی شروع ہوئی ہے۔ وہ سونے کے لیے کمرے میں تو ایک دم ٹھٹک گیا۔ کمرے میں زیرو بلب کی ملکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی، گویا وہ سو چکی تھی۔ رات کافی ہو رہی تھی اس لیے اسے بھی نیند آ رہی تھی تو وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابھی سے آنکھیں مندے چند منٹ ہی گزرے تھے کہ زرنیکا کروٹ بدل کر سیدھی ہوئی اور اس کے حرکت کرنے پر اس کی کلائی میں سجی چوڑیاں کھنک اٹھی تھی۔ چوڑیوں کے اس کھنک پر قاسم علی کے خیالات میں خلل پڑا۔ اس نے چونک کر دیکھا، زرنیکا کو کروٹ بدلتے دیکھ کر سمجھ گیا کہ اس کی چوڑیوں کا شور ہے۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے پھر سے اپنی سوچوں کا سلسلہ جوڑ اور اس کی طرف سے کروٹ لے لی، لیکن 5 منٹ بعد پھر ایسا ہی ہوا۔ زرنیکا اپنے گلے سے لپٹا دوپٹہ نکال کر سرہانے رکھ رہی تھی کیونکہ اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ اپنا دوپٹہ گلے سے نکال کر سونے کی عادت تھی۔ رات کو گلے میں لپٹا ہوا دوپٹہ اسے پھندے کی طرح محسوس ہوتا، لیکن قاسم علی کی موجودگی میں بغیر دوپٹے کے لیٹے ہوئے اسے عجیب بھی لگ رہا تھا اور شرم بھی آ رہی تھی، لیکن اس کے لیے یہ تسلی کافی تھی کہ وہ کروٹ بدل کے لیٹ چکا۔ اور دوسرا یہ کہ کمرے میں ملکہ سا اندھیرا ہے، وہ کروٹ بدلتا بھی تو اسے صاف واضح نہیں دیکھ سکتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا کہ قاسم علی کی نیند اور سوچیں اڑ چکی تھی۔ اس کا سارا دھیان زرنیکا کی چوڑیوں کی کھنک کی سمت ہو چکا تھا۔ وہ آج تک عورت کے وجود سے، اس کی خوبصورتیوں سے کوسوں دور رہا تھا، کبھی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ عورت میں کتنی دلکشی اور نزاکتیں پائی جاتی ہیں۔ مرد کے لیے اللہ نے عورت کو ایک تحفے کا نام دیا اور وہ ہمیشہ اس تحفے سے نظر چرائے ہوئے رہتا تھا کیونکہ یہ تحفہ اس پر حلال نہیں تھا، لیکن اب یہ تحفہ اس پر حلال ہو چکا تھا۔ اب اس سے نظر چرانا اور کوسوں دور رہنے کے انتہائی مشکل مرحلہ تھا۔ احساس ہو رہا تھا کہ عورت کے وجود سے دور رہنا ایک مرد کے لیے آسان کام نہیں، جبکہ وہ اس سے چند انچ کے فاصلے پر بھی موجود ہو، اس کی ملکیت بھی ہو۔ اس وقت قاسم علی واقعی مشکل میں پڑ گیا تھا۔ کل رات اس نے خود ہی اپنے اور اس کے درمیان لا تعلقی کی دیوار کھینچی تھی اور آج رات وہ خود اس دیوار کو کیسے گرا دے گا، یہ بھی تو آسان نہیں تھا، لیکن طلب تھی کہ پاگل کر رہی تھی۔ کن پٹیوں میں لہو ٹھوکنے میں آنے لگا۔ وہ اس وقت ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اسے بھلا کیا خبر تھی کہ وہ اس کے لیے آزمائش بن جائے گی، اس کی غربت، تنہائی اور اپنا حق اسے مل کر ستائیں گے۔ اس پر زرنیکا کی ذرا سی حرکت پر شور کرتی چوڑیاں الگ جلتی پر تیل کا کام کرتی۔ وہ جھنجھلانے لگا، آپ پلیز یہ چوڑیاں اتار دیں۔ وہ نہ رہ سکا اور اسے کہہ ہی دیا، لیکن زرنیکا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اس نے کروٹ بدل کر زرنیکا کی سمت دیکھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر کلائی رکھے سونے کی کوشش کری تھی۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ میں ان کی آواز سے ڈسٹرب ہو رہا ہوں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ وہ ابھی تک جھنجھلایا ہوا تھا۔ تو اس میں میری چوڑیوں کا کیا قصور ہے؟ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بھی اس کی کیفیت سمجھ گئی تھی۔ قصور ہے نا، ان کی آواز آتی ہے، وہ آج پورا پھنسا تھا۔ تو آپ اپنے کانوں پر تکیہ رکھ لیں، آواز نہیں آئے گی، اس نے مشورہ دیا۔ میں ساری رات تو کانوں پر تکیہ رکھ کے نہیں سو سکتا نا، اس نے خفگی سے کہا۔ تو اتنی سی بات پہ میں اپنی چوڑیاں بھی نہیں اتار سکتی نا؟ وہ بھی جیسے ضد پر اڑ چکی تھی۔ یہ اتنی سی بات ہے؟ وہ تعجب سے پوچھ رہا تھا۔ میری چوڑیوں کے سامنے اتنی سی بات ہے؟ آئی ایم سوری، میں یہ چوڑیاں نہیں اتار سکتی۔ اس نے صاف انکار کر دیا۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جی بہت اچھی طرح۔ وہ کہہ کر کروٹ بدل کے قاسم علی اس کی پشت دیکھ کے رہ گیا۔ کیوں نہیں اتار سکتی آپ؟ اس نے زرنیکا کو بازو سے دبوچ کر جھٹکے سے اپنی سمت سیدھا کیا۔ کیونکہ یہ چوڑیاں مجھے آپ نے پہنائی ہیں، میں انہیں نہیں اتارنے کا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے قطعیت سے کہا۔ لیکن میں تو سوچ سکتا ہوں نا۔ ہرگز نہیں، زرنیکا نے فوراً اپنی کلائی پیچھے کر لی۔ میں پہنا سکتا ہوں تو اتار بھی سکتا ہوں، اس نے کہتے ہوئے اپنا ہاتھ زرنیکا کے اوپر سے بڑھا کر اس کی کلائی پکڑ لی۔ زرنیکا تڑپ گئی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن قاسم علی نے اسے اتنی مضبوطی سے جکڑا ہوا تھا کہ وہ بے بس ہونے لگی۔ لیکن اچانک اس کے ذہن میں نہ جانے کیا کہ وہ زور سے چلا اٹھی، اتارتی ہوں لیکن ایک شرط پہ۔ اسے اپنی بات منوانے کا موقع اچھا لگا تھا۔
शर्त? कैसी शर्त? वो ठिठका वो तकरीबन इस पर झुका हुआ था, मलके से अंधेरे के बावजूद वो इसे बासानी देख रहा था। इसकी दूधिया रंगत दमक रही थी। अगर आपको मंजूर है तो बताती हूँ। बताएं, इसने ठहरते हुए कहा। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। इसने फिर से वही बात दोहराई, लेकिन कासिम अली खामोश था। मैं इसने बात तो शुरू कर ली, लेकिन अब कुछ कह नहीं पा रही थी। अलबत्ता वो बस मुंतज़िर और खामोश था। मैं शर्मिंदा हूँ। इसने बमुश्किल ज़ुबान से लफ्ज़ अदा किया, लेकिन इसके इस लफ्ज़ पर कासिम अली की मजबूत गिरफ्त इसके वजूद पर ढीली पड़ गई। इसने इसकी कलाई छोड़ दी और इसके दिलो दिमाग पर छाए इस फंसूखेज़ लम्हात का तलिस्म यकदम मोतियों की माला की तरह टूट के बिखर गया। वो जो अपने जज्बात की मुजोरी में आकर बहक रहा था, वो जरनिका के एक जुमले से एकदम होश हवास की तलख दुनिया में लौटा और वो दिमाग जैसे झंझना उठा। वो 10 साल पहले की अजियत पे जा उतरा था और फिर इसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया। वो एक झटके से पीछे हुआ, लेकिन जरनिका ने भी एक झटके से और बड़ी फुर्ती से इसकी कमीज़ का गिरेबान पकड़ लिया। प्लीज़ कासिम, मेरी बात तो सुन ले प्लीज़। आपकी नज़र में वाकई गलत हो, लेकिन मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता। बस ख़त्म, वो सख्ती से बोला। कासिम, मैं वाकई आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी वजह से। लेकिन कासिम ने इसकी बात काट दी। आप शर्मिंदा? आप सिर्फ शर्मिंदा। मेरा किरदार दाव पर लग गया, मेरा दामन दागदार हो गया। कसूरवार ना होते हुए भी कसूरवार ठहरा दिया गया। मुझे हवेली से लेकर मेरे घर तक गलियों में जलील किया गया। मुझे मेरे बूढ़े दादा दादी के साथ बेइज्जत होकर गाँव से निकलना पड़ा। और आप सिर्फ शर्मिंदा? आप समझती हैं कि आपकी ज़रा सी शर्मिंदगी मेरे 10 सालों की अजियतों का मदावत कर सकती है? क्या आपका ये लफ्ज़ मेरे बूढ़े दादा दादी के दिल में बने नासूर का इलाज कर सकते हैं? वो दोनों जिन्होंने पूरी ज़िंदगी इस गाँव में गुजार दी, गाँव के बच्चे बच्चे को कुरान पढ़ाया, इतने साल अमामत की, और आप लोगों ने क्या सिला दिया? धक्के या फिर गाँव से निकल जाने का हुक्म? और ये सब किसकी वजह से हुआ? आपकी वजह से, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से। अब आपका ये शर्मिंदा होना हमारे किस काम का? क्या करेंगे हम आपकी इस लफ्ज़ से? और आपकी शर्मिंदगी से जो झेलना था वो तो हम झेल लिया। अब आपकी शर्मसारी से हमें क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है भला? मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि लोग कितनी आसानी से झूठ बोलते हैं और फिर कह देते हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। अब इन लोगों से बंदा ये पूछे कि क्या आपकी इस शर्मिंदगी से दूसरे इंसान पर बीती क़यामत का ज़ाला हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता तो ठीक है, मैं आपको माफ़ करता हूँ, और अगर नहीं हो सकता तो आइंदा मुझसे इस बारे में बात भी मत कीजिएगा। वो गज़बनाक लहजे में कहता हुआ झटके से अपना गिरेबान छुड़ाकर पीछे हट गया। लेकिन कासिम, प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करें। वो सब मैंने नहीं किया था, मुझसे करवाया गया था। वो सब कंदील आपी ने मुझे कहा था। इन्होंने कहा था कि मुझे वहाँ खामोश रहना है, हालांकि मैं ये सब नहीं करना चाहती थी। मैं बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे फोर्स किया गया था। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे आमादा किया। पता नहीं वो ऐसा क्यों करना चाहती थी, लेकिन वो मेरी जान को आ गई थी। मैं तो मजाक में कहती थी कि मैं आपसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, लेकिन इस तरह तो कभी सोचा भी नहीं था। ये सब इनका किया था। लेकिन मेरी नज़र में आप दोनों इस वक्त बराबर हो चुकी थी, और मेरी नज़र में आज भी आप दोनों बराबर हो। काफ़ी चबा कर बोला। कासिम, प्लीज़ खुदा के लिए मुझे इतनी कड़ी सज़ा मत दें। वो हंसी हो गई। जाइए, जाकर दादा साहब से पूछे कि जो कुछ आपने और आपकी कज़न ने मेरे साथ किया, इसके बाद ये सज़ा कड़ी है या नहीं? इसका लफज सर्द और लहजस्पाट था। कासिम, वो बेबसी से रो पड़ी। कासिम अली कमरे से बाहर निकल के रात के इस पहर भी इसके दिलो दिमाग में आग जल रही थी। इसी लग रहा था वो भांबड़ की तरह जलते शोलों में खड़ा हो। जरनिका की शर्मिंदगी के इजहार ने से बिलबिला के रख दिया। इसकी ज़ात पर क्या कुछ बीत गया था, और वो महज अपने किए पर शर्मिंदा थी हो रही थी। वो लॉन में टहलता सो लग रहा था। लानती जी ना हो गए थे, इन्हें बाकी बड़ी ज्यादती की थी उतना। एक साल 6 माह हो चुके थे। अदालत ने फैसला जरनिका के हक़ में सुना दिया था। मलक इम्तियाज़ अहमद को हवेली खाली करने का और गांव छोड़ने का हुक्म मिला था। हालांकि जरनिका चाहती तो इन्हें सख्त से सख्त सज़ा दिलवा सकती थी, लेकिन इसने सिर्फ अपना हक़ मांगा था, और बाकी सारी खताएं और सारे गुनाह इन्हें माफ़ कर दिए थे, क्योंकि मलक इम्तियाज़ अहमद के लिए इनकी अपनी औलादी सज़ा बन गई थी। कंदील की 2 बार शादी हुई थी, और दोनों बारी से शौहर ने तलाक देकर घर भेज दिया। और बहुत अरसे से तलाक का लेबल माथे पर सजाए घर में बैठी हुई थी। ऐसा तो होता है फिर इस तरह के कामों में, अपना किया भुगतना नहीं है। 2 माह पहले वो किसी मुलाजिम के साथ काबिल एतराज़ और शर्मनाक हालत में पकड़ी गई थी, जिस पर मलक इम्तियाज़ अहमद जीते जी मर गए थे। बहुत चंगा है, बहुत चंगा है। उन्हें भी मार देना था। कोक अपने घर से भाग के किसी से शादी कर ली। इनका छोटा बेटा मलिक समीर अहमद अमेरिका में चर्स और हीरोइन के गैरकानूनी लेन देन में पकड़ा गया, और अब 1.5 साल से वहाँ जेल में सड़ रहा था। और मलिक तोकीर अहमद वैसे सब कुछ छोड़ छाड़ के भाग गया था। ऐसे में जरनिका ने और क्या सज़ा दिलवाती? बस यार, दूसरों के साथ बुरा करो तो अपने साथ वो बुरा होना ही है ना। अपने अल्लाह पाक ने उन्होंने पकड़ कर ली थी। इसने सारी सज़ाएं, सारा इंसाफ अपने रब पे छोड़ दिया। अलबत्ता सिर्फ ये किया कि अपना हिस्सा और अपनी हवेली अलग करवा ली। और आज मलिक इम्तियाज़ अहमद हवेली छोड़ गए थे, ये खबर अभी मिली थी। मुबारक हो बेटा, तुम्हें तुम्हारा हक़ मिल गया। मौलवी साहब ने जरनिका का सर थपकते हुए कहा। वो सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे। जरनिका इनके लिए चाय लेकर आई थी, लेकिन इनकी बात पर ठहर गई। इसकी बेसाख्ता नज़र कासिम अली की सिमतुरी और चाय का घूंट लेते कासिम अली ने बेसाख्ता इसे देखा। तारा साहब, काश के हक़ तलफी करने वाले कभी अंजाम का भी सोच लें। वो ट्रे टेबल पर रखते हुए अफसुर्दगी से बोली और इनके साथ ही बैठ गई। बेटा, अंजाम का कौन सोचे, क्योंकि वही किसी का हक़ तलफ करता है जो ईमान का हल्का होता है। जो ईमान का हल्का कमज़ोर होता है वो अल्लाह से दूर होता है। तारा साहब के जवाब पर कासिम अली को जैसे अच्छू लग गया।
वो बहुत मुश्किल अपना कप संभालते हुए सीधा होकर बैठा। चोर की दाढ़ी में तिनका। खैर छोड़िए इस बात को, आप ये बताइए कि हम लोग गाँव कब जा रहे हैं? जरनिका से देखते हुए बात बदल गई। अरे बेटा हमारा तो दिल चाह रहा है कि हम अभी के अभी चले जाए, 11-12 साल हो गए गाँव से निकले। इन्होंने आ भरी। जरनिका चुप सी होगी। क्यों बेटा, तुम्हारा क्या इरादा, कब लेकर चल रहे हो हमें? इन्होंने कासिम अली को मुखातिब किया। आपको जब जाना हो मुझे बता दीजिएगा, ड्राइवर आप लोगों को छोड़ आएगा। वो कहकर वहाँ से उठकर चला गया। वो दोनों एक दूसरे की सिम देख कर रह गए। वो गाँव नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊँगी। जरनिका ने भी फैसला सुना दिया वहाँ से उठ के। चन सज्जना वे नेड़े नेड़े हो, ढोल जानिया वे नेड़े नेड़े हो, दूर दूर रहनिया ते अख फड़ के तेरे कोल आनिया ते दिल धड़ के, सावां विचों आवे मैनू तेरी खुशबू। कासिम अली ने जैसे अपने बेडरूम में कदम रखा, इसकी समात पे गाना एक याद की तरह बजा। इसका ज़हन सेकंडों में बहुत पीछे चला गया। आज से 11.5 साल पहले जब वो पहली बार इसे पढ़ाने के लिए हवेली गया था, तो हवेली की छत पर खड़ी मसरूर हवाओं में लुत्फ़अंदोज़ होती इसी गाने पर मसरूर हो रही थी। ये गाना इसे वाकई बहुत पसंद था। वो जब भी इसे सुनती थी फुल वॉल्यूम से सुनती थी और बेड पर बैठी बेड ग्राउंड से टेक लगाए आंखें बंद किए गाना सुन रही थी। जब कासिम अली ने आगे बढ़कर डेक का स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन जरनिका इसकी इस हरकत पर भी नहीं चौंकी और ना ही फ़ौरन आंखें खोल कर देखा, बल्कि वो हवस एक ही हालत में पलके मोंदे बैठी रही। इसका अंदाज कदरे नीम दराज था। कासिम अली कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर आ गया। बिस्तर पर बैठते हुए इसकी निगाह इसके रुखसारों पर जा ठहरी जो भीगे हुए लग रहे थे। इसका मतलब था कि वो आंखें बंद किए महज गाना ही नहीं सुन रही थी बल्कि रो भी रही थी। और पहली बार ऐसा हुआ था कि कासिम अली को कुछ हुआ। इसके दिल को आंच सी लगी। वो ज़रा सा पिघला तो इसे जरनिका की सज़ा का एहसास हुआ, लेकिन ये एहसास इसे गलत वक्त पर हुआ था। अचानक इसका मोबाइल बज उठा। आईजी की कॉल थी। इन्होंने इसे किसी ऑपरेशन के लिए तलब किया तो इसका पहुंचना ज़रूरी था। इसने फ़ौरन उठकर वर्दी पहनी और जाने के लिए तैयार हो गया। और ऐसा पहली बार हुआ था कि घर से बाहर आकर भी इसके जहन में जरनिका का चेहरा चकरा रहा था। वो ड्राइव करते हुए भी इसे सोचता आया था और आईजी के सामने बैठकर ब्रीफिंग के दौरान भी वो इसे सोच रहा था। वो इसकी 1.5 साल की सब्र, हिम्मत, हौसले और इसकी खिदमत से नजर नहीं चुरा पा रहा था। इसकी खफकी, नाराज़गी और लाताल्लुकी के बावजूद इसने हर काम एहसन तरीके से निभाया। इसका हर काम अपने हाथों से किया। दादी दादा की दिन रात खिदमत की। पूरे घर को अच्छी नेक और सुघड़ बीवियों की तरह संभाल रखा था और 1.5 साल से सब कुछ वही चला रही थी। दादी साहबा ने हाथ हटा लिया था। अब सब कुछ इसके हाथ में होता था, लेकिन इसके बावजूद कासिम अली ने अपनी ताल्लुकी ख़त्म नहीं की। कभी इसे खुद से मुखातिब नहीं किया, कभी बीवी वाला दर्जा नहीं दिया, कभी सीधे मुझसे बात तक नहीं की, लेकिन फिर भी सब कुछ निभा रही थी। वो अंदर ही अंदर घुट के जी रही थी। कासिम अली की लाताल्लुकी से दीमक की तरह चाट रही थी। शायद इसलिए कि वो कासिम अली से मोहब्बत का जज्बा पाल बैठी थी और आज यही जज्बा इसके रुखसारों को भिगो रहा था। कासिम अली की रूह में बेचैनियाँ भर गई। एसपी कासिम अली, आपका ध्यान कहाँ है इस वक्त? आईजी सुल्तान लुगारी की आवाज़ पर कासिम अली सटपटा गया। आई एम सॉरी सर। इसने इनकी सिम तवज्जो मरकूज करने की कोशिश की। एसपी कासिम अली, अगर आप मेंटली या फिजिकली डिस्टर्ब है तो आप वापस घर जा सकते हैं। इन्होंने नरमी से लेकिन नपते हुए लहजे में कहा। नो सर, इट्स ऑल राइट, मैं फिट हूँ, मैं सब सुन रहा हूँ। आईजी सुल्तान लुगारी की तसल्ली हुई। वो दोबारा से ब्रीफिंग का सिलसिला जोड़ चुके थे। ये और बात है कि कासिम अली के दिलो दिमाग से जाने का ख्याल अभी भी नहीं निकला था। तो छुट्टी लेकर कार चला था। मिलती तो पैसी छुट्टी। रात भर के एक अहम ऑपरेशन के बाद वो दिन के 12 बजे वो घर में दाखिल हुआ। रात भर की सोचों और रत जगह से वो काफ़ी थका हुआ लग रहा था। वो सुस्त रवि से चलता हुआ सीढ़ियों की सिम पड़ रहा था जब अचानक ठिठक के रुक गया, क्योंकि ड्राइंग रूम में गैर मामूली सरगर्मियाँ देखने में नजर आई थी। ये क्या हो रहा है? इसने आगे बढ़कर हैरत से पूछा। दादा ने चौंक कर इसे देखा, जबकि जरनिका यूं ही सर झुकाए बैठी थी। हम लोग गाँव जा रहे हैं। दादा साहब ने अपनी तस्वीर इतर वगैरह टैची केस में रखते हुए कहा। दादी साहब मौलवी साहब के और अपने कपड़े तय करके रख रही थी। गाँव? मगर कब? कासिम अली को इनके अचानक इन फैसले पर काफ़ी शौक लगा। आज, अभी थोड़ी देर बाद। तुम ड्राइवर से कह दो कि हमें छोड़ा है। दादा साहब काफ़ी लापरवाही से बात कर रहे थे और कासिम अली का दिमाग माऊफ हो रहा था। इतने सालों पर अगर वो वापस लौट रहा था तो वहाँ से जा रही थी। वो तो रात से न जाने क्या क्या सोच के आया था। और वो लोग, कासिम अली का दिल चाहा वो यूं ही खड़े खड़े दीवार में सर मारे। दादा साहब की नहीं उजलत पसंदियों ने इसे कहीं का नहीं छोड़ा था। हर काम के लिए, हर बात के लिए उतावले हो जाते थे। उन टाइम भी तो सदा मिले ना। कौन कौन जा रहा है? कासिम अली ने बमुश्किल अपने साहब ढीले छोड़े थे, वरना इसके दिल में उबाल उठ रहे थे। तुम्हारी दादी, तुम्हारी दुल्हन और मैं, वो भी लापरवाही थे। क्या आज जाना ज़रूरी है? कासिम अली ने सवाल दादा साहब से किया, लेकिन देखा जरनिका को था, मगर नजरें झुकाए हुई थी। हाँ ज़रूरी है। आज मलक साहब की बरसी भी है, इसलिए दुल्हन इनकी कब्रों पर फातह ख्वानी के लिए जाना चाहती है। हमने सोचा कल भी तो जाना, बेहतर है आज ही चले जाएं। इसके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। और तुम्हारा क्या, तुम पता नहीं जाओगे भी या नहीं, इसलिए इंतजार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वह दादा साहब इसे इसके हाल पर छोड़ चुके थे। कासिम अली इनकी बात पर खामोश हो गया। बेटा तुमने पैकिंग कर ली? इन्होंने जरनिका को मुखातिब किया। जी कर ली, वो धीमे से बोली और फिर इनकी रवानगी तक जरनिका इन्हीं के पास बैठी थी। कासिम अली कुछ कहने की ख्वाहिश दिल में ही दबा के रह गए और वो इससे नजरें मिलाए बगैर ही इनके साथ रुखसत होगी। कासिम ने ड्राइवर को साथ भेजा, लेकिन इनको भेजकर वो खाली खाली और वैरान सा बैठा रह गया। खाली घर तक इसे काट खाने को दौड़ा, तब खाली बेड अलग बेचैन कर रहा था। 1.5 साल से वो उसके साथ इस बेड पर सोई थी। आज ये बेड खाली देख के ऐसे अजीब सा लग रहा था। इसकी कमी महसूस हो रही थी। इन लोगों को 1 हफ्ता हो चुका था गाँव आए हुए और कासिम अली था कि इसने पलट कर खबर नहीं ली। जरनिका बुझी बुझी सी रहने लगी थी। सुबह उठती थी और घर के कामकाज में लग जाती।
اور عشاء کی نماز کے بعد سر شام ہی سونے کے لیے لیٹ جاتی. یہ الگ بات تھی کہ اسے نیند رات کے تک بھی نہیں آتی تھی. اس کا بسیرا قاسم علی کے کمرے میں تھا. ساتھ والے کمرے میں دادا دادی ہوتے تھے اور وہ اکیلی قاسم علی کی بے روحی پر جلتی کوٹتی رہتی. اکثر رات گھر کے کام کرتے ہوئے بھی اسی کا یہی حال ہوتا. اس وقت بھی وہ روٹیاں بنا رہی تھی اور اپنی سوچوں میں گیلی لکڑی کی طرح سلگ رہی تھی جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی. قاسم علی آتے نہیں گیا. اس نے چونک کر دیکھا لیکن پھر بدھ سے یہ دستک دادا صاحب کی بھی ہو سکتی تھی کیونکہ وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد گئے ہوئے تھے اور یہ دستک دادی صاحبہ کی بھی ہو سکتی تھی. وہ ساتھ والے گھر میں کسی ہمسائی کے بچے کی عیادت کے لیے گئی ہوئی تھی. قاسم علی کے آنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ وہ خود سے آنے والا نہیں تھا. اس نے روٹی کو توے پر پلٹ دیا اور اٹھ کر یوں ہی باورچی خانے سے باہر نکلے. دروازے پر تب تک تیسری دستک ہوئی تھی. کون ہے؟ اس نے دروازہ کھولنے سے پہلے احتیاطاً پوچھ لیا. ایس پی قاسم علی. باہر سے جو آواز سنائی تھی وہ زرنگا کے مرتد دل و جان میں روح پھونک گئی. اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا. سامنے فل یونیفارم میں اپنی شخصیت کی تمام تر وجاہتوں سمیت سر اٹھائے کھڑا تھا. آپ؟ اسے قاسم علی کو دیکھ کر بھی یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے سامنے کھڑا ہے. وہ اتنے سالوں بعد اپنے گاؤں لوٹ کر آیا. اس نے اتنے عرصے بعد اپنی گلی میں قدم رکھے. اس کے اس طرح خود بخود لوٹ آنے کا مطلب تھا کہ وہ سب کچھ پیچھے چھوڑ کے ہے. سب بھلایا، اپنے میرے دل کو دھویا. گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ گھر پہ کوئی نہیں ہے؟ وہ یوں پوچھ رہا تھا جیسے کسی اجنبی سے پوچھ رہا. میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے. آپ بتائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ زرنگا کا لہجہ لرز گیا. ایس پی قاسم علی کی بیوی سے ملنا مجھے. وہ کہتے ہوئے اندر آ گیا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا. زرنگا 2 قدم پیچھے ہٹ گئی. کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں آپ؟ زرنگا کا دل اندرونی خوشی کے باعث سے بند ہو رہا تھا. کچھ کہنا تھا ان سے. وہ 2 قدم اور آگے بڑھا. کہیے. ایس پی قاسم علی کی بیوی سن رہی ہے. وہ 2 قدم اور پیچھے ہٹی. کچھ زیادہ نہیں کہنا، صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ کہتے ہوئے لمحہ بھر کے لیے ٹھہرا. کہ وہ سننے کو بےتاب ہوئی تھی. کہ میں شرمندہ ہوں. قاسم علی نے اسی کے الفاظ دہرائے. کہ آپ کا یہ چھوٹا سا لفظ، یہ ذرا سی شرمندگی کا اظہار میری اذیت کا ازالہ کر سکتا ہے؟ اس کی آواز بھیگ گئی. وہ اپنے رخساروں پر بہنے والے آنسوؤں کو چھپانے کی غرض سے رخ موڑ گئی. قاسم علی نے اپنے اور اس کے درمیان موجود 2 قدم کا فاصلہ مٹاتے ہوئے کہا. لیکن میری محبت کا اظہار تو آپ کی اذیت کا ازالہ کر سکتا ہے نا؟ قاسم علی کی آواز اس کے کان کے بہت قریب سنائی دی. اس کی گرم سانسیں زرنگا کی گردن کو آنچ دینے لگی. آپ کو کیا پتہ کہ محبت کیا ہوتی ہے؟ وہ گلوکیر سے لہجے میں بولی. ہاں واقعی پہلے مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ محبت کیا ہوتی ہے، لیکن قاسم کی جان، ان 8 دنوں میں محبت نے ناک میں دم کر دیا. اتنا مجبور اور بے بس کر دیا کہ آج خود ہی بن بلائے مہمان کی طرح اپنے آفس سے اٹھ کر سیدھا یہاں آ گیا. اس نے گمبھیر آواز میں کہا. زرنگا کی جان مٹھی میں آ گئی تھی. وہ آج کون کون سی قیامتیں ڈھا رہا تھا اس پر. اس نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا لیکن وہ اسے والہانہ نظروں سے دیکھ رہا تھا. اس کے انداز میں بے پناہ وارفتگی تھی. کیا دیکھ رہی ہیں؟ قاسم علی نے اسے کلائی سے پکڑ کر اپنی سمت کھینچا. آپ قاسم علی ہیں نا؟ وہ اس کی گستاخی پر بکھلا گئی. قاسم علی یکدم کہکا لگا کے ہنسا. آپ کا وہم اس طرح ختم نہیں ہوگا. دیکھیں پھر یقین آ جائے گا. قاسم علی نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے گیٹ لپیٹ لیے اور اپنی بے خودی میں وہ دونوں یہ نہیں دیکھ پائے کہ اس کا صاف ستھرا یونیفارم زرنگا کے ہاتھوں پر لگے آٹے کے سفید دھوگوں سے خراب ہو چکا ہے. اسی جلی ہوئی روٹی کی بو پورے گھر میں پھیلی تھی. قاسم علی کے سینے سے لگی زرنگا تڑپ کے پیچھے ہٹی. او میرے خدا، روٹی جل گئی. وہ سر پر ہاتھ مارتی ہوئی باورچی خانے کی سمت لپکی لیکن قاسم علی نے اسے کھینچ لیا. اتنے سال ہم جلیں، آج روٹی جل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے زرنگا کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا. لیکن قاسم وہ روٹی. زرنگا کا لہجہ لرز گیا. آج میں ان ہونٹوں سے کوئی اور لفظ نہیں صرف قاسم سننا چاہتا ہوں. آپ جتنی بار پکاریں گے میری رگوں میں دوڑتا خون زیروں اور بڑھے گا. دروازے پر دستک ہوئی. وہ قاسم یکدم اس سے الگ ہوئی اور پھر باورچی خانے میں چلے گی. قاسم علی نے پلٹ کر دروازہ کھول دیا. السلام علیکم. دادا صاحب اسے دیکھ کر بری طرح چونک گئے. قاسم علی تم یہاں؟ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے حیرانگی کا اظہار کیا. جی وہ دراصل اتنے دنوں سے مجھے فرصت ہی نہیں مل رہی تھی. آج تھوڑا فارغ ہوا تو سیدھا یہیں آ گیا. وہ ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں رکھی چارپائی پر آ بیٹھا. اندھیرا گہرا ہو رہا تھا اور ماحول میں خنکی بھی محسوس ہو رہی تھی. او اچھا تو تمہیں فرصت نہیں تھی؟ وہ بھی پاؤں سمیٹ کر اپنے بستر ہو گئے. جی اس نے آہستگی سے کہا. چلو شکر ہے تمہیں فرصت تو مل گئی نا. میں تو یہاں آنے سے پہلے دلہن کو کہہ رہا تھا کہ تم گاؤں چلو. قاسم علی ضرور آئے گا ضرور آئے گا. اسے ذرا تنہائی ملی تو اسے فرصت بھی مل جائے گی. اور دیکھ لو جیسے دلہن نے اور ہم نے تمہیں تنہائی دی تمہیں فرصت مل گئی. دادا صاحب نے اپنے اندازے اور تجربے سے پہ خوش ہو رہے تھے کیونکہ وہ کامیاب ہوئے تھے. آپ جو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہی کہتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہی کہا تھا آپ نے. قاسم علی نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے سر جھکا لی. مبادا وہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ دیکھ لیں. کیونکہ ہم تمہاری رگ رگ سے واقف ہیں. پہلے ہماری بات سے انکار کرتے ہو پھر مان جاتے ہو. وہ مسکرائے. اس لیے آپ میری عادتوں کو کیش کرتے ہیں. مونسا کرنا چاہیے بیٹا جی. ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ دادا صاحب دل کھول کر ہنسے. اتنے میں دادی صاحبہ بھی آگئی. انہوں نے اپنی بڑی سی چادر اتار کر رکھتے ہوئے قاسم علی کو حیرت سے دیکھا. ارے قاسم علی تم؟ وہ حیرت اور خوشی سے بھرپور لہجے میں بولی. السلام علیکم دادی صاحبہ. وہ انہیں دیکھ کر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. وعلیکم السلام. آج ہم غریبوں کی یاد کیسے آ گئی؟ دادی صاحبہ نے شکوہ کیا. قاسم علی کی نظر کمرے میں داخل ہوتی زرنگا پہ ٹھہر گئی. میں نے سوچا غریبوں کی تلفی نہ کروں کیونکہ میں اپنے آپ کو کمزور ایمان والا نہیں کہلوانا چاہتا. سب کے حق ادا کرنے اور حقوق پورے کرنے کے لیے آ گیا ہوں. اس نے زرنگا کو جتایا. وہ پہلے شرم کے باعث نظر چرائے ہوئی تھی. ماشاء اللہ. آئے کب ہو؟ دادی صاحب اس کے برابر ہی بیٹھ گئی.
काफ़ी देर से आया हूँ, पहले कब्रिस्तान गया था, अम्मा अब्बा की कब्र पर फातिहा पढ़ी, फिर यहाँ आया हूँ। इतने सालों बाद अपना गांव देखा, अपनी गलियाँ देखी, काफ़ी कुछ बदल गया। तुम भी तो बदल गए हो ना। दारा साहब आज कुछ दिखाई दे रहे थे, इसलिए बार बार हंस रहे थे। हाँ जी बदल गया हूँ, क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? कासिम अली ने मसनूई खफगी का इज़हार किया। नहीं नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये कहना था कि अगर बदल गया तो ठीक है, लेकिन इज्जत का सवाल है। आखिर एक एसपी हो, तुम अपनी वर्दी साफ़ सुथरी रखा करो। आटे के दाग लेकर पुलिस स्टेशन जाओगे तो हमने पर क्या असर पड़ेगा? कुछ लोग तो ये भी समझेंगे कि शायद दुल्हन तुमसे रोटियां बनवाती है। बेइज्जती होगी। दारा साहब की इस अचानक चोट पर कासिम अली ने जहाँ चौंक कर अपनी शर्ट की सिम देखा, वहीं जरनिगा शर्म से पानी पानी हो गई। इसका चेहरा खुद ब खुद झुक गया और ऐसी कुछ खिफत कासिम अली को भी हुई। बंदा कोई ध्यान कर लवे इधर उधर अपने रोमांस के बीच। हम लोग जब आए थे तो एहतियातन तुम्हारे कुछ कपड़े ले आए थे, दुल्हन ने इस्त्री करके रखे हुए, जाकर पहन लो फिर खाना खाते हैं। इन्होंने साथ ही से मशवरे से नवाजा और कासिम अली फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा हो गया। जी अभी आता हूँ, वो कहकर वहाँ से निकल के दादी साहिबा ने जरनिगा को भी। कासिम अली कमरे के वस्त में खड़ा अपने कमरे को चारों तरफ से देख रहा था। इतने सालों बाद अपना कमरा देखा था तो कदम थम गए थे। जरनिगा ने कमरे को काफ़ी चमका के रखा था, थोड़ी बहुत सजावट भी कर रखी थी। आप शर्ट उतारते मैं धोकर खुश कर देती हूँ, इस्त्री से जल्दी से खुश्क हो जाएगी। जरनिगा ने इसे आइस की से मतवजा किया। कासिम अली ने एकदम पीछे पलट कर इसे देखा। इस पे भी आप कहेंगे कि आप शर्मिंदा? कासिम अली मुस्कुराए। नहीं, इस पर शर्मिंदा नहीं, क्योंकि ये मेरा हक है। इसने कासिम अली की शर्ट पर हाथ फेरा। सुरमई शर्ट पर सफ़ेद दाग नुमाया नजर आ रहे थे और ये दाग कासिम अली की शर्ट के पीछे भी थे और सामने सीने पर भी। तो फिर इस हक को मिटाना और छुपाना क्यों चाहती हैं आप? इसने अपनी कैप उठाकर जरनिगा को पहनाई, वो शैम की, ताकि कोई इनकी वजह से आपका मजाक न उड़ाए। आपकी शख्सियत का वकार है, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है। जरनिगा के लहजे में आज अपने इस रिश्ते का मान और इस्तेहकाक बोल रहा था। कासिम अली को इसके होंठों और रुखसारों पर खिले खुशी का रंग देखकर खुशी हो रही थी। इसी बात पर एक सल्यूट होना चाहिए आपके लिए। मुनफ़ी में सर लाती हुई अलमारी की सिमट पड़की और इसके लिए कपड़े निकालने लगे, लेकिन कासिम अली का वारहानापन फिर भी अरूज पर ही था। जरनिगा बमुश्किल जान छुड़ा के बाहर आई, क्योंकि दादा दादी इंतज़ार कर रहे थे। खाना खाने के बाद भी बहुत देर तक वो दोनों दादा साहब और दादी साहबा के पास बैठे बातें करते रहे। उन्हीं बातों के दौरान ये तय पाया कि दादा साहब जरनिगा की हवेली की हिफाजत और निगरानी करेंगे और दिन के वक्त बच्चों को वहीं सबक दिया करेंगे। इस चीज़ पर दादा साहब इतने खुश नहीं थे, लेकिन जरनिगा के लिए मानना ही पड़ा। वो बहुत खुश हुई थी। इस तरह से पता था कि हवेली में रौनक रहती, क्योंकि वो हवेली को बंद नहीं करना चाहती थी, आबाद रखना चाहती थी। और इसके लिए इसने मुलाजमों को भी नहीं निकाला था, बल्कि उनकी तो तनख्वाहें मुकर्रर कर दी थी और अपनी जायदाद से काफ़ी सारा हिस्सा गरीबों में भी तकसीम करने का ऐलान कर दिया था। जज़ाकल्ला बेटा जज़ाकल्ला, ऊपर वाला अजर देगा। इन्होंने जरनिगा का सर थपका। इंशाल्लाह, इसने धीमे से कहा। अच्छा दादा साहब, मुझे इजाज़त दीजिए, दिन भर का थका हूं, अब नींद आ रही है। इनसे इजाज़त लेता हुआ खड़ा हो गया। काफ़ी टाइम हो गया, जाओ जाकर आराम करो। इन्होंने इजाज़त दी और खुद भी लेट गई। शब खैर वो कहता हुआ चला गया। जरनिगा भी उठ गई। इसने चाय वाले खाली बर्तन उठाकर बावर्ची खाने में रखे सारा फैलावा समेटा और 10 मिनट में यूँ ही फजूल के कामों में ज़ाया कर दिया। आज इसे अपने कमरे में जाते हुए बहुत शर्म आ रही थी, बहुत अजीब लग रहा था। बावर्ची खाने का दरवाज़ा बंद करके कदम कमरे की सिमत बढ़ा दी। इसका एक एक कदम मन मन भरका हो रहा था। दिल ने अलग सीने के पिंजरे में उठा पटक मचा रखी थी, धड़क कर दीवाना हो चुका था। इसने लरसते हाथों से दरवाजे पर दबाव डाला और दरवाज़ा खुलता चला गया। लम्हा ब लम्हा भीगती रात इनके लिए अमर हो रही थी। इनकी खुशियाँ की ये घड़ियाँ इनके लिए ज़िंदगी भर का सरमाया थी। सब्र दोनों ने किया और अजर इन दोनों ने ही पा लिया, क्योंकि ऊपर वाला आदिल था, इंसाफ पसंद किसी एक दूसरे का एक दूसरे की तरफ उधारियाँ बदला नहीं रहने देता, सब कुछ बराबर कर देता, क्योंकि यही इसके असूल है और यही इसका इंसाफ था। जी तो गाइस, ये हमारा छोटा सा नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। नावल नेम इज़ मैं शर्मिंदा हूँ, रिटन बाय नबीला अज़ीज़ का ये नावल था, तो जो आज अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब हम थोड़ा सा कमेंट सेशन को देख लेते हैं। आज मुझे पता है एपिसोड दूसरी लेट हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह आपको मैंने दी है और सुबह की भी कोशिश करूँगी अभी रिकॉर्ड हो जाए। तो पहले कमेंट सेशन देख लेते हैं। कमेंट सेशन, अभी ये वाली वीडियो लंबी हो गई है तो मैं दोनों एपिसोडों का कमेंट सेशन इतने भी पढ़ देना जिनने का कमेंट आया है, ठीक है। नजमुन्निसा गुड, नाइस। सायरा रियाज बहुत बेहतरीन। जहर इकबाल अच्छा था। तहादी लवली नावल। अच्छा, ये पहले उसकी आ रहा है, फिर जहर के सेकंड पार्ट वाले का आ रहा है कमेंट्स, लेकिन इस पर मुझे व्यूज़ कम आए हैं बाकी की निस्बत ना। तो यार इस पर भी व्यूज़ दो। वो वाला नावल भी सुनने वाला था, इफ़त जहर का न्यू नावल था, तो वो भी, उसको भी सुने, उस पर भी रिस्पॉन्स दें। डबल दी है वो भी, मैंने आपको एक दिन में पूरा दिया है। क्रेज़ी कज़न्स क्रू अच्छा छोटा नावल था। अच्छा हुआ शाम में सेकंड शेयर कर दी, वरना तो जसूसी रहता है कि अब क्या होगा। बस देख ले, मैंने अच्छा किया, बस बाकी मेरे लिसनर्स भी अच्छा अच्छा करें। फलक राजपूत ने हार्ट भेजा है। फैसल खान ब्यूटीफुल नावल। खतीजा नजीब हैदर वेरी नाइस नावल, लव दिस काइंड ऑफ नावल्स, थैंक्स वेलकम। मलिक सबा का कमेंट है, अच्छा सेकंड पार्ट भी आपको पसंद आया। बस मूसा का थोड़ा सा ना जीन ही ले लिया था, उसके जीन पे फ़र्क पड़ा था,
तो वो इस वजह से वो गलत मलत हरकतें कर रहा था, नाप शनाप बक रहा था। तो आहो जेबा बीबी ने तो बस ਜਿਹੜੇ ਗੁੱਲ ਖਲਾਏ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਈਸਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਦੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਕੈਸੀਆਂ ਧੋ ਕੇ ਦੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ। आहो मूसा रानिया गए तो थे हनीमून के लिए, मगर रानिया बीबी बीमार हो गई तो फिर मूसा साहब को अपनी खिदमत कराइयाँ। बस ज़ेबा बीबी को ना मूसा ही सेट रख सकता है, नहीं तो वो तो ईसा के भी कंट्रोल में नहीं है। तो हाँ यार, वो रकीब बात करेगा बीबी से तो जेलसी तो बनती है बॉस। मूसा ने वर्ल्ड टूर वाली लाइन बोल के ते ज़ेबा नूं अग ला दी सी। ज़ेबा ने सड़ के सवाह हो जाना। खाने की बात पे हाँ, मूसा ने ज़ेबा को बोला तो था, लेकिन वो जो ईसा साहब शर्मिंदा हुए हैं ना, वो सारी ज़िंदगी की शर्मिंदगी, क्योंकि उन्होंने सारी ज़िंदगी की शर्मिंदगी अपने सर पे खुद मोड़ ली है। उन सोन ते हुसन चट लवे होता पै के। रानिया जब भाई वो मूसा को तो दंदल पड़ने वाले हो गए थे कि वो उसका रिएक्शन सुन के कि ना कि वो जनाब तुम्हें पसंद करती है, क्या हो गया, जेन सीधा रखा अपना। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। फलक राजपूत नावल तो बहुत अच्छा था, और 2 एपी एक दिन में तो और मज़ा आ गया। थैंक अच्छा जी। अच्छा, अब मेरा ख्याल ये वाला मैं शर्मिंदा वाला कि है तहा दिल थैंक्स डेट, बहुत बहुत मज़े हो रहे थे हमारे। ये तो है आप लोगों को मौजे में बड़ी करा रही हूँ, बड़े मज़े करा रही हूँ। वेलकम खतीजा नसीब हैदर। ओहो मज़े मज़े, हमारे तो मज़े मज़े हो गए एक दिन 2-3 वीडियोज़। लव इट, थैंक्स अ लॉट। वेलकम आहो तड्डे में जिन्हें मैं मज़े करा रही ना। वाओ थैंक्स फॉर सेकंड एंड लास्ट पार्ट, ऐसे जल्दी जल्दी एपी दे दिया करे, बहुत मज़ा आता है। बड़ी दी है मैंने आपको, आज भी दे रही हूँ, लेकिन आज थोड़ी सी लेट हो गई हूँ क्योंकि ना बताया गेस्ट आए हुए थे। नजमुन्निसा नाइस। सायरा रियाज बहुत अच्छा। मुबशरा काशिफ वेरी गुड। मलिक सबा हाँ जी, ऑपरेशन वो कर रहे थे स्टार्ट में ही, और निगाह जाने वाली निकली, लेकिन दूर दी जाने वाली निकली, दूर दी स्टूडेंट निकली। स्टडी च तो वाकई ज़ीरो सी। बस पंजाबी गाने सुनवा लो जरनिका बीबी को, 2 बार फेल हो चुकी है। उसने हैट्रिक कर ली है, पता नहीं शायद हैट्रिक कर ली हो, वो तो हमें उसने बताया ही नहीं कि जरनिका पास हुई कि नहीं हुई। हाँ जी, कंदील वाकई बड़ी लानती सी, ते ना लानतपन में पीएचडी कर रखी थी, तो बस क्या कर सकते हैं। इन्हें जरनिका बीबी ने जो साथ देना चाहिए सिर्फ साथ नहीं दिता, तो बाद चो कहती फिर मैं शर्मिंदा, तो मैं शर्मिंदा। लेकिन कोई नहीं। इस नावल में मुझे ये चीज़ एटलीस्ट अच्छी लगी है कि जिसने जो किया उसने अपने उससे ज़्यादा ही भुगता है। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखें। फ़नी समीर कंदील बहुत ही गंदी हरकत की है, और मलिक साहब आंखें बंद करके यकीन कर रहे हैं कि कंदील पर घटिया औरत, वाकई कंदील बड़ी घटिया नैश औरत थी। मुबशरा काशिफ वेरी गुड। तमीन खान रीज़ब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। जूनी नावल बहुत ही मज़े का था। अब भी मैंने सारा एपिसोड में कमेंट नहीं किया, बट मैं यकीन करें कि मैंने सारा नावल सुना आपकी वॉइस में, थैंक यू। मेरी दादी की तबीयत ज़रा अपसेट थी इसलिए। अल्लाह पाक उनको शिफा दे। बहुत ही मज़े का था। गॉड ब्लेस यू आपी जान, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन सुम आमीन, दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफिज़। राजा राफे वेरी नाइस नावल। नवीदा इकबाल उफ, लड़की छोटी सी लग रही हो पर बोलने का अंदाज़, आई लव यू सिस्टर, थैंक यू। राजा राफे थैंक्स डियर सिस्टर अरीज, नाइस नावल, थैंक यू।